नमस्कार नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी आरकेवी और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नंबियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और प्रदीप जी और मैं हम कहाँ हैं? नेशन नाउ पर। नेशन नाउ हमेशा हमेशा आपके साथ, हमेशा ही आपके साथ रहेगा, याद रख लो। आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंद। जय हिंद। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया कर लो, प्लीज सब्सक्राइब टू चैनल। Click that icon. You subscribe to the fastest growing channel of the nation. Nation Now. Nation Now, always with you, the real people's channel. On to all our viewers in China, ni hao. To all our viewers in Japan, konnichiwa. Pradeep ji. Abari Yanko Jumbo to our viewers in East Africa, South Africa, the continent of Africa, wherever they speak Swahili. Wherever they speak Swahili. And to all our new viewers from Kerala, Swagatam. To all our new viewers from Tamil Nadu, Vanakkam. जबरदस्त। और प्रदीप जी, सो वी वन। साउथ अफ्रीका के खिलाफ हम लोग जीत गए, जैसे लगी रहा था कि भाई जीतेंगे, लेकिन ऑलमोस्ट हार गए थे, याद रख लो। ये तो रोहित शर्मा और विराट कोहली वहां पर थे और विराट कोहली ने ऐसी जबरदस्त सेंचुरी बनाई। रोहित शर्मा मेड हिज 60th 50 in international cricket and Virat Kohli is 52nd 100 in one day internationals. जबरदस्त। और ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ना, बाय द वे दिस इज अ ग्रेट न्यूज, एब्सोल्युटली वंडरफुल न्यूज। जो उसके पहले वाली तस्वीर थी, ये तो खैर रोहित शर्मा विराट कोहली हैं, उसके पहली वाली जो तस्वीर थी प्रदीप जी, और ये लड़का उमरान मलिक है, बाय द वे इसके बारे में मैं बात करूंगा मैं एक सेकंड में। ये तस्वीर जो है ना, ये इंडिया वर्सेज ईरान है, अंडर 17। प्रदीप जी 66 साल में, 66 ईयर्स में पहली बार इंडिया ने ईरान को हराया फुटबॉल में। आज तक कभी नहीं हराया। मतलब मैं ये कह रहा हूं, बच्चों ने ओए होए होए मजा आ गया यार। मतलब देव एक्चुअली वन। वी आर नाउ इन द लास्ट लास्ट 4 स्टेज of the under 17 World Cup which will be played in Saudi Arabia. These are our boys and by the way both the goal scorers are from the northeast. ये भी आपको बता दूं मैं। Fantastic, अरे जबरदस्त, absolutely. I remember the craze of football which used to be the Mohammedan Sporting, East Bengal, same kind of fever. You know, आज the pulse of the nation, they don't feel that football just प्रकार। सर एक टाइम था, मैं आपको बता दूं सर, एक टाइम था मोहम्मदन स्पोर्टिंग, मोहन बगान, ईस्ट बंगाल और दिल्ली का डेम्पो स्पोर्ट्स, शिमला यंग्स, लीडर्स क्लब, सालगांवकर, और उसके अलावा वो क्या था, वो क्या नाम है, जेसीटी फगवाड़ा। ऑल दीज गाइज दे वर ग्रेट एंड आंध्रा पुलिस, दे आर अ ग्रेट टीम, फैंटास्टिक। कहां गए वो सब लोग यार? और ये जो इंडियन सुपर लीग जो शुरू करी थी नीता अंबानी जी ने, वो कहां गई? मतलब एनीवे वी विल टॉक अबाउट फुटबॉल लेटर, लेकिन पहले क्रिकेट की बात कर ले। क्रिकेट में क्या है, रोहित शर्मा और विराट कोहली आए, जबरदस्त बैटिंग परफॉर्मेंस दी। उसके बाद केएल राहुल ने भी जबरदस्त बैटिंग परफॉर्मेंस दी, रविंद्र जडेजा भी अपना काम करके गए। और आखिर में आपको बता दूं क्या हुआ। अरे ये उमरान मलिक को क्यों दिखा रहे हो यार बार बार? एनीवे उमरान मलिक बाय द वे वन ऑफ माय ओन फेवरेट क्रिकेटर्स, बेचारा the only Indian bowler to bowl at over 157 kilometers per hour, 157 किलोमीटर पर आवर बोल करने वाला, उसको आपने बाहर कर दिया है। अरे कब लोगे उसको यार? चलो उसकी बात बाद में करेंगे, लेकिन पहले जय शाह साहब की तरफ से खबर आ रही है कि वो चाहते हैं कि रोहित शर्मा और विराट कोहली जो हैं अपनी रिटायरमेंट वापस लें और वापस आए टेस्ट क्रिकेट में, जैसा कि उन्होंने दिखाया। अरे साउथ अफ्रीका मैच ले गया था in spite of the fact that they were 11 for 3, but they almost won, almost जीत गए थे। ये तो रोहित शर्मा ने आकर के केएल राहुल को बताया, केएल राहुल साहब कैप्टन, उन्होंने आके बताया कि भैया कुलदीप यादव को बॉलिंग दे दे अभी अभी। और गौतम गंभीर की तरफ से कोई और इंस्ट्रक्शन आई थी। केएल राहुल डिसाइडेड टू लिसन टू रोहित शर्मा एंड विराट कोहली, जिसके चक्कर में हम लोग जीत गए 17 रन से। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आज प्रदीप जी मोहम्मद शामी, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज इस टीम में अगर खेल रहे होते, वी वुड हैव वन बाय ओवर 150 रन्स। ये बता दूं आपको, 200 के ऊपर नहीं जाता स्कोर साउथ अफ्रीका का। आपने जान करके उन सब लोगों को बिठा दिया और ये सोचा कि रोहित शर्मा और विराट कोहली को इतना वीक बॉलिंग अटैक दे दें, इतना वीक बॉलिंग अटैक दे दें कि अगर ये लोग हार गए तो जो बिल जो है इन पे फटेगा। सीधी बात है। और जो जिनको निकाल लिए वो आज स्कोर किए,
इन्हें कल जिसने स्कोर किए 300 पार जिस प्रकार से गए, तो it was the same old Rohit Sharma, Virat Kohli, the old lions, yeah, the old guys, they scored the entire run. Then they, I mean leadership. अभी जय शाह has realized it now after tremendous pressure. आप जैसे लोग ने प्रेशर जिस प्रकार से बना दिए पूरे देश में कि आप क्या कर रहे हो, आप लीडरशिप ऐसे तुरंत मत, you cannot eliminate the old guys immediately. You phase out in a proper manner till you have the second ring of leadership proper. तो सेकंड स्ट्रीम है उसको पूरे तरफ पकड़े दो, उसके बाद आप इनको आप एकदम, आप देखिए ना प्रदीप जी, एकदम हेस्ट में पूरे टीम को बाहर कर दिया। आपकी बात 16 आने बिल्कुल ठीक है। आप देखिए ना, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण, they were there for a long time to groom people like रोहित शर्मा and विराट कोहली। बिल्कुल। अगर मान लीजिए आप उनको फटाफट निकाल देते, इनको डाल देते आगे, आज हिंदुस्तान की क्या हालत होती सर? ऐसा नहीं होता है। यू हैव टू अलाउ पीपल टू इवॉल्व। और मैं तो ये मान करके चलता हूं, गौतम गंभीर साहब, आप भी क्रिकेटर थे, बहुत अच्छे क्रिकेटर थे, आपके अंदर का क्रिकेटर आप जागने दो ना। क्या कर रहे हैं आप? क्योंकि क्रेडिट आप ही को मिलेगा। प्रदीप जी, कभी आपने सुना है गैरी कर्स्टन ने आकर के बोला हो कि मैंने वर्ल्ड कप जितवाया इंडिया को? एग्जैक्टली। आज तक कभी सुना है आपने? सॉरी, 2011 का वर्ल्ड कप मैंने जितवाया। अरे कौन बोलता है ऐसे यार? कोई नहीं बोलता। जहां आपको यह कहने की आवश्यकता पड़ गई कि मैंने ये काम किया, इसका मतलब आपने नहीं किया, सीधी बात है। और मोहम्मद सिराज को, मोहम्मद शामी को, जसप्रीत बुमराह को आपने बाहर कर दिया, वनडे इंटरनेशनल के भी बाहर कर दिया। और जहां तक के बैटिंग का सवाल है, इट इज ओनली रोहित शर्मा, एज प्रदीप जी मेंशन्ड, रोहित शर्मा एंड विराट कोहली who have got you this victory against South Africa. But let's see what happens next. And whenever you allow the coach, I mean, आप ग्रेग चैपल कह रहे थे, ग्रेग चैपल को कोच बना दे, टीम का सत्यानाश कर दिया उन्होंने। जी बिल्कुल। A dominant coach destroys the team. Destroys the team. आप क्या उनको आर्मी ट्रेनिंग दे रहा था कि ऊपर से रोप वॉक कर लो, रोप के ऊपर चढ़ो? अभी ये, I mean, क्या जब, और जो डोमिनेट करने की ये वन डाउन ये जाएगा, you started dominating the entire Indian team. And the Indian team started performing absolutely dismal performance होने लगा। जी बिल्कुल। तो I think a coach और जो भी है, he has to be in limit. सर आपका काम जो है वो कर लो। आप मेरी बात सुनिए, विराट कोहली को कोचिंग की जरूरत है क्या? एग्जैक्टली। अरे विराट कोहली कौन है मालूम है? रोहित शर्मा को कोचिंग की जरूरत है क्या? आर अश्विन को कोचिंग की जरूरत है? अरे तुमसे ज्यादा मैचेस खेल चुका है, तुमसे ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस है, तुमसे ज्यादा अच्छी तरह जानता है क्रिकेट के बारे में। ऑल यू कैन डू इज टू प्रोवाइड सपोर्ट फॉर देम वेरेवर दे नीड इट, एंड जस्ट टू से कि भैया रहो, यू प्ले योर नेचुरल गेम, आई एम विद यू, दैट्स इट, दैट्स अ कोचेस जॉब, एंड ऑफ स्टोरी। रवि शास्त्री ने आज तक आकर के बोला कभी, द टीम अंडर मी वाज द नंबर 1 टीम अक्रॉस ऑल 3 फॉर्मेट्स? आज तक कभी नहीं बोला। अरे क्यों बोलेगा कोई? दिमाग खराब है तुम्हारा क्या? आज तक कभी एमएस धोनी का तुमने सुना? आई वन द वर्ल्ड कप हियर, आई वन द चैंपियंस ट्रॉफी हियर, आई वन दिस थिंग हियर। कभी कोई नहीं बोलता है। जो आदमी परफॉर्म करता है अपने मुंह मियां मिट्ठू नहीं बनता है। And the phase out has to be slow, gradual. You allow the second leadership or second strong of the team to learn leadership, evolve, stand out there. आज कोई भी हो नहीं कि stand out and play completely. आज एक दिन खेले, 2 दिन खेले, ऐसे कोई है ही नहीं। नहीं से कोई विश्वास कर सकता कि लॉन्ग बैटिंग खेल सकते। The maturity of Rohit Sharma, the maturity of Virat Kohli and the rest of the team can't be bought. Can't be bought. It can't. Yes. And if you eliminate them from the team immediately, without a gradual, slow phase out, yes, it cannot happen. The team will suffer. The team. And then you allow the coach to dominate. The coach cannot be dominant. Sir, I'm not. The Greg Chappell experience has shattered. Yes. First it was a big hope. BCCI should have learned from there. They should have learned. आप सीधी साधी बात है सर। आखिरकार आपको याद नहीं है 1983 में हम लोग जो वर्ल्ड कप जीते, nobody gave this team any chance. कोई भी टीम को लेकर के कुछ भी नहीं सोच रहा था। हमारे जो कोच साहब थे उस वक्त, क्या नाम था उनका, चौहान साहब और एक और साहब थे, उन्होंने क्या कहा, अरे यार नेचुरल गेम खेलो ना, फोड़ेंगे इनको, टेंशन मत लो। कोई उनका नाम भी याद नहीं रखता आज तक। आपको याद है 1983 का कोच कौन था? मुझे याद नहीं, आपको याद है क्या? ऐसा कोच होना चाहिए। कोच वो होता है जो दिखता नहीं है बाहर। सिलेक्टर वो होते हैं जिनको इन हजरत की तरह, ये जो अभी इसके पहले थे ना अजीत आगरकर, जो क्या वो लावणी डांसर की तरह जो है आदमी, ऐसा नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है प्रदीप जी, आप दोनों की डेडिकेशन देखिए, रोहित शर्मा और विराट कोहली की। दे कुड हैव जस्ट सेट बैक, दे हैड ऑलरेडी परफॉर्म्ड। Yes. रोहित शर्मा ने जबरदस्त रन बनाए, विराट कोहली ने सेंचुरी बनाई,
They could have just sat back. Instead, they went to KL Rahul and advised him. अब ये कर, अब यहां पर ये फील्डिंग सेट कर, कुलदीप यादव को अब यहां पर लेके आ, प्रसिद्ध कृष्णा को देना लास्ट ओवर. That again was Rohit Sharma and Virat Kohli's advice. वरना that Marco Jansen had taken the match away from us. मैच तो गया था साहब. It had already gone. Finally, I think Mr. Jay Shah has woken up. अब मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री जी को शायद इसमें इंटरवीन ना करना पड़े. मुझे ऐसा लग रहा है कि अब इसको रिक्वेस्ट की जाएगी विराट कोहली साहब को कि आप वापस आइए. और चलते चलते एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द शो वील डिस्कस दिस अगेन. एक बच्चा है उमरान मलिक, कश्मीर का है, एक्चुअली जम्मू का है. तो उमरान मलिक जो है, व्हेन ही केम ओवर हियर, ही बॉल्ड कंसिस्टेंटली एट 157 किलोमीटर्स पर आवर. ठीक है, ये लड़का जो है, उसकी जो एक्यूरेसी थी वो इतनी ज्यादा नहीं थी वगैरह वगैरह. लेकिन सर प्रदीप जी, 10 मैचों में उसने 13 विकेट ली. इन 10 ODIs he took 13 wickets. In 8 T20s he took 11 wickets. मेरा ये कहना है, you should give him a chance again. He is your fastest paced bowler. लेकर आइए वापस उसको. वो सरफराज खान जो है उसको वापस लेकर के आइए. वो अभिमन्यु ईश्वरन जो है, you've not given him any opportunity at all. करुण नायर को आपने इंग्लैंड में सिर्फ 2 टेस्ट खिलाए और बिठा दिया उसको. इसका क्या मतलब हुआ? You have to get him back. ऐसे थोड़ी होता है. After all, do remember, Ravi Shastri became the Ravi Shastri that we know after he was given opportunity after opportunity after opportunity. He failed in 11 matches. In the 12th match, he scored a century against Pakistan. अब गौतम गंभीर साहब और अजीत आगरकर ने तो ये कह दिया, इसको बाहर करो, इसको अंदर लाओ, इसको बाहर करो, इसको अंदर लाओ. अरे गुजराती थाली है क्या कि दाल नहीं चाहिए, ये चाहिए, वो हलवा नहीं चाहिए, ये चाहिए. What are you doing? What is it you're doing? जो तुरंत फेज आउट किया, that was absolutely injustice done to Indian cricket. That's right. And at some point of time, you have to understand and pay the penalty for that. That's right. You can't just allow, you're playing for the देश बड़ा है, देश सर्वोपरि है. आपका decisions haste में नहीं लेना चाहिए अपने लिए. You're taking the decision for yourself to dominate the team. You take over the country. I hope Pradeep ji, better sense prevails. As has been shown yesterday in yesterday's match, it is the old Lions who have brought you victory, and they will continue to bring you victory. Let's be very, very clear. I am very impressed with Jay Shah on one thing. He brought the women's game on par with the men's game. The match fee for men and women is exactly the same in India. They get exactly the same amount of money. और WPL में आज की तारीख में जितने पैसे हमारी महिलाओं को मिल रहे हैं, it was unheard of before Jay Shah came. I think the whole world में जितने cricketing nations हैं, I think India dominates there. तो जय शाह साहब को अब एक और चीज करनी पड़ेगी. विराट कोहली, रोहित शर्मा, मोहम्मद शामी, मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह himself may have requested because he wants to manage his body. It is absolutely true कि जसप्रीत बुमराह साहब अब उतनी अच्छी तरीके से बॉल नहीं कर पा रहे हैं because of his back problem. लेकिन बाकी सबको तो वापस लाओ भाई. They still have about 3 to 4 years of cricket left in them. As far as Virat Kohli is concerned, he is 37 years old and he's got fitness which is better than a 25-year-old's. आप विराट कोहली की फिटनेस देखें साहब. Tremendous. He is fantastic. अभी भी 3 साल और खेल सकता है विराट कोहली. So is the case with रोहित शर्मा. और रोहित शर्मा ने जिस तरीके से अपने आप को रिड्यूस किया और फिट किया है, सर मानना पड़ेगा. And the running between the wickets. Fantastic. Unbelievable at that particular age. Oh, amazing. Absolutely amazing. Absolutely amazing. And just because Mr. Gautam Gambhir could never get the kind of adulation that Rohit Sharma and Virat Kohli get, so he wants them out. रोहित शर्मा और विराट कोहली को जिस तरीके से फैन फॉलोइंग मिलती है, जिस तरीके से लोग पागल हो जाते हैं उनको देख करके, सीधी बात है गौतम गंभीर साहब बहुत जेलस हैं उनको लेकर के, बहुत ईर्ष्या करते हैं उनसे. अरे आपको कभी नहीं मिलेगी, ये भी याद रख लो. आपको मैनेजर की पोस्ट मिली, यानी कोच की पोस्ट मिली है, उसको जरा अच्छी तरह निभाइए. मोहम्मद शामी को वापस लाइए, मोहम्मद सिराज को लाइए, सरफराज खान को दोबारा आप उसमें मौका दीजिए. और नहीं देना चाहते तो भैया वापस चले जाओ, दिल्ली में जहां भी रहते हो चले जाओ यार तुम वहां पे. सीधी सादी बात है. इन एनी इवेंट वील कंटिन्यू टू टॉक अबाउट क्रिकेट एज वी गो अलोंग, बट एट द मोमेंट लेट्स टॉक अबाउट व्हाट्स बीन हैपनिंग इन महाराष्ट्र और हिंदुस्तान में क्या हो रहा है उसके बारे में जरा बात करेंगे. सो प्रदीप जी, इलेक्शन कमीशन ने तय कर लिया कि कोई पोस्टपोनमेंट नहीं होगी.
ये भी तय कर लिया कि कॉरपोरेशन इलेक्शन जो है, जो भी आपको करना है आप जल्द से जल्द कर लीजिए। जनवरी 31 के पहले पहले सारा प्रोसीजर कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है साहब, करिए। बट एज राज ठाकरे साहब सेज, if the voters lists are flawed, that means it's a fraudulent election. Let's be very clear, that means it is not a fair election. And I agree with him. I agree with Raj Thakre. और दूसरी चीज क्या हुई है प्रदीप जी? Great news for India, as we mentioned the other day. Sir, 8.2% growth in the second quarter. अरे बाबा, in spite of Trump tariffs के बावजूद 8.2% growth. Unheard of. And talking about local bodies, 24 local bodies, यही इलेक्शन कमीशन ने डिले कर दिया है जी। टुमारो इलेक्शन है और उन्होंने पोस्टपोन कर दिया। 2 दिन पहले डिसाइड कर दिया कि दिस गोइंग टू बी पोस्टपोन्ड। 24 local bodies and चीफ मिनिस्टर अपसेट। चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि कौन से कानून के हिसाब से आपने इसको पोस्टपोन कर दिया है, यू शुडंट हैव। उसने क्रिटिसाइज किया ये चीज को। Now all these things are happening where Maharashtra. So let's go to local bodies. Let's go to our guests. We've got a great panel of guests tonight. Let's go straight across to them. I think we have Ali Darwala Sahab with us. Ali Darwala Sahab, how are you? Namaskar sir. Namaskar. Jai Shri Ram. How are you sir? Jai Shri Ram. Vande Mataram. Vande Mataram. And of course our old friend Nizamuddin Rain Sahab. Nizamuddin Rain Sahab, who has been the voice of the Congress for the last 30 years. 30 साल से कांग्रेस की आवाज है मुंबई में। निजामुद्दीन रहीम साहब, नमस्कार सर, आपका स्वागत है। सर आदाब। नमस्कार। आदाब सर। और हेमंत कामले साहब, हेमंत कामले साहब, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र। हाउ आर यू सर? एब्सोल्युटली फाइन। तो हेमंत कामले साहब, क्या आप सहमत हैं उच्चतम न्यायालय के निर्णय से कि 31 जनवरी के आगे डेट एक्सटेंड नहीं की जाएगी, जो कुछ आपको करना है उसके पहले कर लीजिए? मुझे तो लगता है कि दैट्स अ वेरी अनफेयर ऑर्डर। लेट मी स्टेट इट वेरी वेरी ओपनली, इवन इफ दे डिसाइड टू हॉल मी अप फॉर कंटेम्प्ट, कोई बात नहीं सर, एक और केस हो जाएगा, कौन सी बड़ी बात हो गई। 116 केस तो चल रहे हैं, अभी 117वां हो जाएगा, ऐसी क्या बात है सर? आप बताएं हेमंत कामले साहब, दिस इज क्रेजी। एज राज साहब सेड, अरे भैया, if the voters list is flawed, that means the election itself is flawed. अब आप बताएं हेमंत कामले साहब, प्लीज गो इट सर। राजू जी, कैसे है ना कि अब न्यायालय जो इस मामले में आदेश देता है कि भाई 31 जनवरी के पहले सब इलेक्शंस होने चाहिए जी, और इस पर कोई एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। यू हैव टू कंप्लीट ऑल द प्रोसीजर बिफोर 31st ऑफ जनवरी 26 जनवरी 2026। अभी देखिए कैसे है ना कि जो वोटर लिस्ट के जो प्रॉब्लम्स है वो अब तक महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना कह रही थी, शिवसेना कह रही थी, उद्धव बालासाहेब ठाकरे शिवसेना, उसके साथ साथ एकनाथ शिंदे जी के जो संजय सिरसाट हो या फिर बीजेपी की मंदा म्हात्रे हो, और अब तो रविंद्र चौहान जो महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष है, इन्होंने भी अभी 2 दिन पहले बदलापुर या अंबरनाथ में इसी मामले को जोर दिया था कि भाई ये जो वोटर लिस्ट में ये प्रॉब्लम्स जो हो गए हैं उसको आपको सुधारना पड़ेगा। आज की ताजा खबर आपको बताता हूं कि पनवेल में एक लिस्ट में एक ही इंसान के 268 बच्चे हैं। 268 वर्ल्ड रिकॉर्ड मतलब धृतराष्ट्र के जो थे 100 कौरव थे, 100 बच्चे थे उनके धृतराष्ट्र के। अब ये 268 वाले, इनका सच में हमें इनका गौरव करना पड़ेगा। इनको कोई अच्छा सा अब उनको देना चाहिए या निर्वाचन आयोग को देना चाहिए, कोई एक अच्छा सा कुछ प्रमाण पत्र देना चाहिए, उनको अच्छी तरह से गौरवान्वित करना चाहिए। जिस तरह से इन वोटर्स लिस्ट में प्रॉब्लम्स है, एक तो डबल और ट्रिपल नाम है जो कि मुंबई में करीबन 11 साढ़े 11 लाख है। आपके जो डेट्स है, तो डेट जो पर्सन है इनके नाम हटाए नहीं गए हैं। और थर्ड, जो लोग मतलब वहां पर है ही नहीं, इनको आप क्या कह सकते, जो वोटर्स जिन पतों पर उनका एड्रेस किया गया है वहां पर वो रहते ही नहीं है।
मतलब एक जगह पर एक सोसाइटी में 120 लोग रहते हैं जो वोटर्स की पहचान हो गई है, वहां पर 185 185 लोग वोटर्स वहां पर दिखाए गए, जबकि वहां के उस इलाके में आसपास के लिए कोई इनको जानता नहीं है। अब देखिए कैसे ना कि कोइंसिडेंस ऐसा है कि पिछला जो विधानसभा का इलेक्शन हुआ उसके बाद हजारों हजारों आधार कार्ड या वोटर आईडी वहां पर आपको मिले भाईंदर के किसी खाड़ी के किनारे जलाए हुए स्थिति में। अब 8-10 दिन पहले अंधेरी के किसी सोसाइटी के फ्लश टैंक में बहुत सारे आईडी कार्ड मिले थे। अब आप मुझे बताइए, जो ऐसे अज्ञात वोटर्स हैं उनको बोगस वोटर्स कहते हैं। अगर इनका नाम वोटिंग लिस्ट में है और उनके पास वैलिड प्रूफ है, तो क्या वो रिटर्निंग ऑफिसर उनको वोटिंग करने से रोक पाएगा या कोई पोलिंग एजेंट उस पर ऑब्जेक्शन ले पाएगा? तो विधानसभा के इलेक्शन के बाद जो 78 लाख वोटर्स जो हमने कहे थे कि भाई ये एडिशनल वोटर्स कहां से आए थे, कहीं ना कहीं ये कनेक्शन यहां पर दिखलाता है। तो इन सब बातों के बावजूद अगर इलेक्शन कमीशन को या सरकारों को अगर ये कोर्ट आदेश देता है कि भाई 31 जनवरी के पहले आपको इलेक्शन लेनी है, तो मुझे समझ में नहीं आता कि हम डेमोक्रेसी किसके गए, डेमोक्रेसी हम किसको कहे। तो मुझे लगता है कि इसका फायदा सिर्फ जो पावर में पार्टी है उनको देने के लिए इस तरह की बातें हो रही, क्योंकि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी इसके खिलाफ कुछ बोलती नहीं है, या फिर जो पावर्स में वो बोलते नहीं है, बोलते। तो मतलब क्या, किस तरह के मतलब निर्वाचन आयोग किस तरह से काम कर रहा है? हेमंत कामले जी, आज जो 24 लोकल बॉडीज को डिले कर दिया है इलेक्शन, बिकॉज कल ही प्रोसेस शुरू होने वाला था इलेक्शन का, दे हैव डिलेड ऑन 24 लोकल बॉडीज इंक्लूडिंग बारामती। और हाउ डू यू सी दैट पर्टिकुलर, बिकॉज सीएम फडणवीस साहब ने कहा कि आई डोंट नो हाउ द इलेक्शन कमीशन हैज एक्टेड, ही सेज कौन से कानून के हिसाब से आपने डिले कर दिया, इस क्वेश्चन नहीं। डू यू थिंक स्लोली द इलेक्शन कमीशन इज फोर्स्ड टू रिवील द ट्रुथ, या सच्चाई वो छुपा नहीं पा रहा है इसलिए सब कर, हाउ डू यू सी द एंटायर थिंग हेमंत कामले जी? नहीं, मेरा सवाल भी वही है जो देवेंद्र फडणवीस साहब ने जो पूछा है उनको, कि किस तरह से आपने, किस कानून के तहत आपने रोका है या किस प्रोसेस के हिसाब से रोका। मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है कि जब आपने इलेक्शन करवाए, 2 दिन के बाद इलेक्शन है और आप 2 दिन पहले बोलते कि यहाँ का इलेक्शन हम पोस्टपोन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं निर्वाचन आयोग में जितनी खामियां हैं, इन खामियों को दूर करने की जो एक मंशा होनी चाहिए, वो मुझे लगता है जो पावर में पार्टियां उनके पास नहीं है। और निर्वाचन आयोग का मतलब काम जिस तरह से चल रहा है, जो बिहार में चला, अभी ये महाराष्ट्र में चल रहा है, आगे जाके उत्तर प्रदेश, बंगाल में इसी तरह चलने वाला है, केरला में इसी तरह चलने वाला है। तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं तो पार्शल है। जी दुरुस्त बात, एब्सोल्युटली। लेट मी गो टू निजामुद्दीन रईन साहब। निजामुद्दीन रईन साहब, अब तो ये तय हो गया कि जनवरी में चुनाव होंगे ही होंगे बीएमसी के, और जैसे कांग्रेस बोल रही है, उद्धव ठाकरे जी भी बोल रहे हैं, जनाब शरद पवार साहब ने भी ये बात कही है, और राज ठाकरे जी तो बहुत देर से कह रहे हैं, राहुल गांधी जी ने भी यही बात कही है बार बार कि यार वोटर्स लिस्ट तो ठीक करो। अब आप ये बताएं कि क्या ये पॉसिबल है कि वोटर लिस्ट में जो खामियां हैं वो चुनाव के पहले दूर हो जाएंगी? निजामुद्दीन रईन साहब प्लीज। अगर सरकार की मंशा ईमानदारी की होती तो बात सोची जा सकती है जी। सरकार की मंशा तो टोटल बेईमानी की है, उसमें इलेक्शन कमीशन तो इतना घटिया रोल कर रहा है कि कोई सोच भी नहीं सकता। पहले वो कहते थे कि आप एप्लीकेशन नहीं दे रहे हैं, आप उनकी कंप्लेन नहीं दर्ज करते। अभी यहाँ कंप्लेन क्या है, यहाँ तो सारा का सारा पिटारा ले जाकर उनके सामने रखा जा रहा है जी। उनके सामने ले जाके इतना बड़े पैमाने पे, इस देश में 50 साल के इलेक्शन में आपने देखा होगा कि अगर कोई कमी आई होगी और उसकी कंप्लेन किसी भी राजनीतिक दल ने, यहाँ तो सारे राजनीतिक दलों ने बीजेपी उनके साथ ऐका ना, तुमचे कान बंद आहे का सर? अंदर लाव ना। जी 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 बोलिए बोलिए निजाम साहब बोलिए। वो दारू वाला साहब बोल रहे हैं जी, बोलिए बोलिए सर। नहीं, सारा का सारा जब उनके सामने प्रूफ रखा है, उसके बावजूद भी अगर इतनी बेहयाई पर इलेक्शन कमीशन उतरा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं सर? कोर्ट उनके अंदर में है, जरा से भी कोई सरकार के खिलाफ बात करने जाता है, दूसरे दिन उसके खिलाफ FIR लॉन्च कराई जा रही है।
और जो आदमी टोटल फ्रॉड कर रहा है, और राज्य के जिन राजनीतिक दलों ने सब जो उठाया है वो सब ताकतवर राजनीतिक दल है, सबकी अपनी एक महत्ता है महाराष्ट्र में। उसके बावजूद अगर आप उनकी बात सुनने को इलेक्शन कमीशन नहीं है तैयार, तो राष्ट्रपति या गवर्नर को चाहिए कि इनको बर्खास्त करके जेल भेजें, तब तो कुछ होगा ना ईमानदारी। लेकिन निजाम साहब एक छोटा सा सवाल है, उसके बाद प्रदीप जी आपसे पूछेंगे। जो अभी अभी बात कही हेमंत कामले साहब ने कि एक आदमी के 264 या 268 बच्चे हैं, या 268 या 264 बेटे हैं उसके, इलेक्शन कमीशन की लिस्ट में वन मैन इज द फादर ऑफ 264 सन्स। ये क्या है सर? देखिए अभी वो तो एकदम बहुत क्लियर कट बात है कि उनके पास सारे एविडेंस है, वो दिखा रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि वो अपने मर्जी से कोई झूठ बोल रहे हैं, वो सच्चाई दिखा रहे हैं। उससे पहले आपने सिरडी वाला पिछली बार आपने देखा एक ही घर में 7,000 वोट है। एक मिनट, दारूवाला साहब, निजाम साहब स्पीकिंग, आप जरा प्लीज। की हद तक गुजर गई जी, बोलिए अगर वो बेशर्मी की हद तक गिर रहे हैं और किसी भी राजनीतिक दल को मानने को तैयार नहीं है जी, तो इस तरह की सच्ची बातें जो दिखा रहे देश में देख रहे हैं ना, तो आप जो बेईमानी से चुनाव जीतने की बात कर रहे हैं, सीधा दुरुस्त बात है। रोज मुख्यमंत्री एक ही बयान दे रहे हैं जी, बोलिए रोज मुख्यमंत्री एक ही बयान दे रहे हैं कि हम 150 सीट जीत रहे हैं जी। भैया चाणक्य हैं आपके पास जो है भगवान आके बता दे रहे हैं कि 150 सीट आप जीत रहे हैं। इसका मतलब कि आपने पहले से सारी तैयारी कर रखी है कि बस हमको बटन दबाना, तो इससे पहले अनाउंस कर दीजिए, बाकी नेताओं को जेल भेज दीजिए जो विरोध कर रहे हैं। अगर लोकतंत्र में सरकार को विश्वास है, जैसा कि सरकार कहती है कि मैं लोकतंत्र में विश्वास करता हूं, इलेक्शन कमीशन है वो कुछ काम करेगा, तो ये जितने चीजें उठा रहे हैं जैसे अभी कामले साहब ने कहा, तो आप सोचिए क्या हैरत की बात है, दुनिया में इतने बच्चे कौन पैदा कर रही है भाई, कब समय मिला उसको? सर गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में आना चाहिए ना। ये इस तरह की जो चीजें आ रही हैं ये भारत के लोकतंत्र के लिए कलंक है। मगर मोदी साहब ने कहा, मोदी साहब को सुनिए ना, मोदी साहब ने कहा आपको हार से उभरना पड़ेगा, हार से आप उदासीनता से आपको सामने आके पार्लियामेंट में डिबेट करना पड़ेगा। आप हार में ही बसे रहते हो, हार के आलोचना करते रहते हो, हार में ही पूरे अपने आप को खो दिए। आप काम कब करोगे? मोदी साहब का पूछना है, आप काम कब करोगे? हारते ही रहोगे, काम कब करोगे? तो आप मोदी जी से पूछो कि किस पर आलोचना करें। आप बेईमानी का पूरा तंत्र खुला हुआ है, क्या ये संभव है कि 200-250 बच्चे पैदा होंगे एक ही घर में? तो किससे पूछा जाएगा? प्रधानमंत्री से नहीं पूछे, जाके श्रीलंका में पूछे राष्ट्रपति से कि भैया हिंदुस्तान में इतने बच्चे पैदा हो गए, या अमेरिका में ट्रंप से पूछे जो उनके फुप्पा लगते हैं। किससे पूछेंगे आप? पूछना तो हमें इलेक्शन कमीशन से, राज्य के मुख्यमंत्री से, देश के प्रधानमंत्री से, देश के गृह मंत्री से, इन्हीं से पूछना पड़ेगा ना। इलेक्शन कमीशन कहता है मेरी कोई जवाबदारी नहीं, मैं आपकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं हूं। डेलीगेशन लेके जाने के बाद जिस तरह का मखौल उड़ाते हैं, तो अब उसके लिए क्या कर सकता है जनता? या तो रोड पर उतरे। तो इस तरह यहाँ की पर निजाम साहब एक बहुत बड़ी विडंबना है जो मुझे खटक रही है। उसके बाद दारूवाला साहब से भी मैं वही सवाल पूछूंगा, क्या है कि चुनाव आयोग के ऊपर स्पीकर साहब डिस्कशन अलाउ नहीं करते लोकसभा में। मतलब वो कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, देयर शुड बी नो डिस्कशन। अरे वहां डिस्कस नहीं करोगे, इधर नहीं करोगे, उधर नहीं करोगे, तो कहां करोगे? निजाम साहब बताइए। सर यही तो अफसोस है कि सुप्रीम कोर्ट की बात तो सुनता नहीं, ये लोकसभा में कोई ऐसी बात सुनने नहीं देते। जब लोकसभा में कोई चीज आता है, कानून बनता है, जरूरी नहीं कि लोकसभा को, इसका मतलब कि लोकसभा की कोई वैल्यू ही नहीं है, वैल्यू सिर्फ इलेक्शन कमीशन की है। तो क्या इलेक्शन कमीशन अपने आप इलेक्ट होके आ गया? उसको भी तो लोकसभा के सदस्यों ने ही बनाया ना। लीडर अपोजिशन को आपने उसमें गड़बड़ कर दिया, आपने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को उसमें बैठने नहीं दिया। ये सारा प्री प्लान्ड बेईमानी है। और ये बेईमानी, ये नहीं कह रहा हूं कि मैं अपोजिशन में इसलिए कह रहा हूं, पूरा देश देख रहा है कि इलेक्शन कमीशन के गठन से लेकर महाराष्ट्र तक के इलेक्शन कमीशन में जो हो रहा है, ये न सिर्फ धांधली है बल्कि डकैती है। फोकस ऑन डिलीवरी, निजामुद्दीन जी, फोकस ऑन डिलीवरी। प्रधानमंत्री ने कहा आप काम पे आप ध्यान दो, काम करो लोगों का। लोग वही उन्हीं को चुनकर लेके आ रहे जो लोगों का काम करते हैं। आप बिना काम करके सिर्फ ड्रामा करते हो, ड्रामा से कुछ नहीं होने वाला। सर हम काम क्यों करेंगे? आप हमको बताइए ना। हम सत्ता में हैं जो काम करेंगे, काम तो सत्ता करेगी ना। हम तो जनता को बताएंगे क्या सही है क्या गलत है। अगर हम काम करेंगे तो सत्ता किसने बनाई है? प्रधानमंत्री किसने बनाया है?
गृह मंत्री किस लिए बनाया है? अगर हमको ही काम करना है और मीडिया राहुल गांधी और राज ठाकरे साहब से सवाल पूछेगी तो फिर हम तो अपोजिशन वाले हैं ना। हमारी जवाबदारी है क्या? हमारी जवाबदारी सिर्फ यह है कि मैं अपनी जनता के सामने हाथ जोड़ के बता सकूं कि सरकार बेईमानों की है, लुटेरों की है, डाकुओं की है, और यही काम वो कर रहे हैं। वो बताने का काम हमारा है, काम करने का हमारे जिम्मे क्या काम है? आप हमारी एप्लीकेशन आप सुनने को तैयार नहीं तो हम काम कौन सा करेंगे? दुरुस्त बात है। और मोदी जी काम बताएं ना, मोदी जी बताएं कि हमने देश को ये दे दिया। आज जिन आंकड़ों की जीडीपी की बात कर रहे हैं टोटल फ्रॉड है, वो सब बेईमानी करके आंकड़े बिठाए गए हैं। आप किसी बड़े इकोनॉमिस्ट को अपने चैनल पर बिठा लीजिए और उसको ये आंकड़े दे दीजिएगा, आप देखिए आपको नंगा करके रखता है कि नहीं रखता। तो ये तो खेल कर रहे हो और ऊपर से आप सवाल हमसे पूछ रहे हैं। यही काम गोदी मीडिया कर रही है कि राहुल गांधी सवाल पूछिए, बताओ कि देश में सूखा क्यों पड़ गया। राहुल गांधी सवाल पूछ रहे भैया वहां क्यों लोग मरे, आप कहां थे? अरे तो सरकार बचाएगी या सरकार काम करेगी? अगर अपोजिशन को ही काम करना है तो सरकार किस लिए बैठी है? राइट, सो लेट मी गो टू दारूवाला साहब। आप दारूवाला से पूछो भैया, दारूवाला या 200-250 बच्चे किसने पैदा किए जाके वहां? हाँ, वो दारूवाला साहब जवाब देंगे ना सर। तो उनके सर्टिफिकेट किसने इशू किए? दारूवाला ने इशू किए, उनकी सरकार ने इशू किए। जो चोरों बेईमानों डकैतों की सरकार है इस वक्त पूरी। लेकिन एक चीज पे मैं आपसे एग्री नहीं करता हूं, जहां तक आंकड़ों का सवाल है। मैं मानता हूं आईएमएफ ने सी कैटेगरी बताया है हमारे डेटा को, लेकिन वही सी कैटेगरी अप्लाई होती है साउथ अफ्रीका पे, चाइना पे, ब्राजील पे, सब पे होती है। और दूसरी चीज क्या है, हो सकता है कि 8.2%। भूटान सर पूरी बात तो सुन लीजिए सर, पूरी बात भूटान के साथ आप कंपेयर नहीं कर सकते। भूटान इज अ वेरी स्मॉल कंट्री सर, देयर इकोनॉमी इज कंप्लीटली डिफरेंट। लेकिन आप उसके पीछे चले गए ना। नो सर, नो सर, दैट्स एन ओडियस कंपैरिजन। वो आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। लेट मी गो टू मिस्टर दारूवाला, बट द फैक्ट रिमेन्स our export figures are amazing. $209.9 billion exports in the second quarter. आप एक्सपोर्ट फिगर्स के ऊपर तो कोई धांधली कर ही नहीं सकते, उसकी तो रिसीट्स होती हैं सारी, उसके बेसिस पे कैलकुलेट होता है। सर मोदी जी के राज में सारी रसीदें बदली जा सकती हैं। इट कांट बी डन, आप कैन नॉट बी डन। सर उस पे टैक्स आता है भारत के कोष में। सारा टैक्स कैसे आ रहा है आप देख रहे हैं ना। सर मैं एक्सपोर्ट्स के हजारों करोड़ डकैती करके ले जाए। सर मैं एक्सपोर्ट्स के टैक्स की बात कर रहा हूं सर, उसके अंदर गड़बड़ नहीं हो सकती। आप कह दीजिए 8.2% नहीं है, 7.5% है, 6% है, but it is still the fastest growing large economy in the world. On that there is no doubt. दारूवाला साहब, अब आप ये बताएं सर 250, 260, 264 बच्चे कैसे हो गए सर? नमस्ते राजीव सर, प्रदीप सर, निजामुद्दीन साहब, सलाम अलैकुम, और हमारे कामरे साहब को प्रणाम। It is 7:40. I've been on the screen since 7 o'clock. After 25 minutes cricket जिसका कोई मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है, मगर जो मैं अभी निजामुद्दीन साहब की जो बात सुन रहा था, उनके जो 3 फेवरेट वर्ड है, देखो सब में पहले मैं क्लियर करता हूँ, मैं यहाँ पे इलेक्शन कमीशन का नुमाइंदा नहीं हूँ, उनके वर्किंग के बारे में मैं नहीं जानता और उनकी क्या मंशा है, जैसा निजामुद्दीन साहब कह रहे थे उसके बारे में मैं यहाँ पे जवाब नहीं दे सकता। मगर मैं एक बात आज ठाम विश्वास के साथ कह सकता हूँ, इनके जो 3 वर्ड है ना, बेईमान, झूठ, चोर, जो बार बार ये कहते हैं कांग्रेस के अधिकृत प्रवक्ता के नाते, ये जो है ना, ये 3 हमें ये आशीर्वाद देते। जितना इन्होंने हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को गाली दी, जितना इन्होंने उसको कोसा, जितना उनको उन्होंने चोर कहा, निजामुद्दीन जी ने बीच में बात नहीं किया, मैंने गाली नहीं दी, इसलिए झूठी बात मत करो। 3 लोग गवाह हैं। चोर जो है ना, ये गाली से घिनौनी है सर। गाली नहीं होता। जो आदमी ने 1 रुपया 12 साल में लेकर नहीं गया, अरे निजाम साहब उनको बोलने तो दो यार। आप उसका जो अपमान किए हैं, अपमान जो है वो गाली से भी बदतर है। दूसरी बात, और जो राहुल जी जो है ना आपके, ये राहुल गांधी जी, हमारे रिस्पेक्टेड राहुल गांधी जी इज सो इम्पोर्टेंट, ही इज नेसेसरी एंड इंडिया नीड्स अ पर्सन लाइक राहुल गांधी। मैं कह रहा हूँ निजामुद्दीन जी, आप प्लीज उनको पकड़ के रखिए। मैं तो ये प्रार्थना करता हूँ, क्या महाराष्ट्र उनकी जो हेराल केस के अंदर जो कैश बरामद हुई है, जो उनका, देखो मैं चोर नहीं कह रहा हूँ, मैं तो उनकी तारीफ कर रहा हूँ सर। मैं तो हमारे प्राइम मिनिस्टर से हाथ जोड़ के ये विनती करूंगा कि आप मेहरबानी करके आप राहुल जी को जेल में मत डालिए, ये उनके गुनाह को नजरअंदाज कीजिए। राहुल जी बाहर रहना ये देश के लिए इतना ज्यादा जरूरी है।
आपके जो 150-200 सांसद जो पार्लियामेंट में बैठे हैं, वो सब लोग की मेहनत के ऊपर अगर कोई पानी फेरता है तो वो हमारे रिस्पेक्टेड राहुल जी है। जितना राहुल जी मुंह खोलते, जितना वो यहाँ पे यात्राएं करते, जितना वो रैलीज करते और जितना हमारे वो प्राइम मिनिस्टर को कोसते, ठीक है, तो वो गाली को मैं इसको रिपेयर करके कोसना कहता हूँ। चोर, झूठा, बेईमान, ये सब एक कोसने के शब्द है सर। ये कोई वंदनीय और कोई मान सम्मान के शब्द नहीं। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा क्योंकि कामरे साहब भी बहुत बड़े प्रवक्ता है, उनको दूसरे शो पे जाना रहेगा। मगर यहाँ पे जो 218 बच्चे जो राजीव सर ने इतना बड़ा सवाल पूछा, ये बहुत शॉकिंग, ये चौंका देने वाला बात है। पर मैं ये बात आपसे, आपके माध्यम से जो 1 करोड़ लोग ये शो को देखते हैं, मैं यही बताना चाहता, ये पता कैसा चला? अगर हम एसआईआर नहीं लाते, ये वोटर्स लिस्ट को चेक नहीं करते, हम ये सब चीज को डिटेल्स में नहीं जाते। सर एसआईआर कहाँ हो रहा है महाराष्ट्र में? राजीव सर, प्लीज डोंट इंटरप्ट। दिस इज, आई नो इट इज योर शो, बट लेट मी फिनिश सर, प्लीज। प्लीज गो अहेड, गो राइट अहेड। Go ahead. You do not dominate. Let me sir, finish. go ahead, sir. Sir, go ahead. I did not say a word. Sir, go ahead. What I would like to ask and what I would like to submit over here is 200 बच्चे, ये शायद ये आज नहीं आया, कल नहीं आया, 5 साल नहीं आया, 10 साल, ये 200 बच्चे जो है शायद 15 साल से, शायद आपके राज्य में, आपकी जो सरकार थी, जब से ये चलते आ रहा है, बस ये अब नहीं चल सकता। यहाँ पे जो राज जी कहते हैं, मैं राज साहब का इतना तारीफ क्यों करता हूँ, क्योंकि वो लोगों की दिलों की बात करते हैं। आज जो इन्होंने बताया 218 बच्चे एक आदमी को कैसा हो सकते, खैर उन्होंने मजाक के तौर पे कहा कि उनको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड देना चाहिए। राजीव सर ने कहा उनको वक्त कहाँ से मिला। बेशक ये सवाल आम जनता पूछेंगी और इसका सवाल मैं भी पूछूंगा, ये कैसा मुमकिन है, हम इलेक्शन में कैसे जा सकते? सर ये सब चीज जो है इसको रिपेयर करना है। जब हम लोगों का मत मांगने जाते, उनका हम जब आशीर्वाद देने जाते, तो जब ऐसे चीज अगर हो रहे तो लोग हमें संदेह और हमारे को वो लोग डाउट से देखते। ये सब चीज को रिपेयर होना चाहिए। 31 जैन इज द डेडलाइन। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, हमें सब लोग ने मिलकर यहाँ पे हाथ बटाकर काम करना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ इलेक्शन कमीशन ये कोई भगवान नहीं है, डीएन नहीं है, वो भी अधिकारी लोग वहाँ पे यही स्कूल के टीचर्स या कॉर्पोरेशन से, फायर ब्रिगेड से, यहाँ से लोगों को लाकर यहाँ पे इलेक्शन का काम करवाया जाता है। उनसे भी गलती होती है और उसको हमको रिपेयर करना है और हमें फेयर और हेल्दी इलेक्शन हमें करना है। और पहले ही इलेक्शन की वजह से हम हारने वाले, ऐसी आप लोग ने मंशा नहीं रखना चाहिए। यही कांग्रेस इज सेइंग द सेम थिंग। हम डिस्कशन करना चाहते हैं एसआईआर पर, पार्लियामेंट में डिस्कशन करना चाहता है, मगर जब भी एसआईआर का मुद्दा उठाता है, प्रियंका गांधी कह रहे हैं कि हमको बोलने नहीं देते, राहुल गांधी जी से हमको बोलने नहीं देते। दे वांट टू डिस्कस एसआईआर का माध्यम से आप इतने अपने लेवल आईटी के इतने जबरदस्त कर दिए हो। अखिलेश यादव जी सबका कहना कि आप जानते हो कौन से बूथ में आपका वोटर कम है और ऑपोजिशन का वोटर ज्यादा है, आप वहां कोई ना कोई धांधली करके उस बूथ से कांग्रेस, मनसे और ऐसे जो डोमिनेटिंग वोटर्स उसका डिलीट कर रहे हैं। दे वांट अ डिस्कशन एंड मोदी साहब एंड द बीजेपी इज नॉट अलाउइंग अ डिस्कशन। दादवाला साहब, व्हाई? देखिए राजीव सर, अगर आपको याद रहेगा, प्रदीप सर, आज राजीव सर एसआईआर के ऊपर, पार्लियामेंट के ऊपर जेपीसी बुलाओ, डिस्कशन करो, सवाल जवाब करो। आम जनता, आप, मैं, राजीव सर, हम सब लोग जानना चाहते। राजीव सर इज विटनेस टू दिस। प्रदीप सर, यू वर देयर आल्सो इन द शो। मैंने कहा, और आज के पेपर्स की हेडलाइंस अगर आप देखेंगे, एसआईआर के ऊपर पार्लियामेंट के अंदर डिस्कशन होने वाला है। मैं हाथ जोड़ के सारे सांसदों से, सारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन से, मिनिस्ट्री से, पार्लियामेंट्री अफेयर्स से, सबसे कहता हूँ वहां बैठिए, रात के 2-2, 3-3 बजने दो, आप लोग इस पे डिस्कशन करिए, इसमें से कोई मार्ग निकालिए, क्योंकि बार बार ये कहना पब्लिक भी बोर हो चुकी है। और ये बात आपने जो कहा था, क्या वोट चोरी को पब्लिक ने रिजेक्ट किया है, मगर हाँ, मैं ये बात जानता हूँ कि वोटर्स लिस्ट शुड बी फेयर एंड इट शुड बी ट्रांसपेरेंट। और ये बात, ये शो पे भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते से ये भी सवाल
आप लोग सब जो पूछ रहे इसका मैं भी जवाब नहीं दे रहा, आपके साथ मैं भी मेरी हाँ में हाँ मिला रहा हूँ। क्या बस ये चीज का सवाल, SIR का सवाल इलेक्शन कमीशन ने आना चाहिए, देना चाहिए, और ट्रांसपेरेंसी ये सारे कामों में होना चाहिए, ये बात का मैं मानने वाला I would like your comment on something else, sir. I would like your comment on the Q2 figures, GDP, 8.2%. 8.2 It's unbelievable. And number 2, ठीक है, 8.2% के ऊपर, because और यहाँ पे एक चीज मैं क्लैरिफाई कर दूं, दारोवाला साहब जरा ध्यान से सुनिए, very important. They say IMF has said that Indian data, economic data is in the C category. सर चाइना का डेटा भी सी कैटेगरी में है, साउथ अफ्रीका का भी सी कैटेगरी में है, ब्राजील का भी सी कैटेगरी में है। मैं आपके सामने बात रखना चाह रहा हूं, सी कैटेगरी का मतलब यह नहीं होता इट इज फ्रॉडुलेंट और फज्ड डेटा। इसका मतलब यह होता है कि जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं उसको मीट नहीं करता। बट almost 60% of the data provided by India is in the B category, which means it is completely authenticated and accepted by all international organizations, right? However, ठीक है, आप जीडीपी ग्रोथ के ऊपर आप डिस्कशन करिए, 8.2% नहीं है, 7.5% है, आप कहिए 6.5% है, जो भी है, लेकिन एक्सपोर्ट डेटा, हाउ आर यू गोइंग टू फज? यू कांट फज द एक्सपोर्ट डेटा, सर। $209.9 billion in just 3 months, and half yearly data is $419.9 billion. It has never happened before. आज तक कभी हिंदुस्तान में इतनी एक्सपोर्ट्स कभी नहीं हुई हैं, इतना बड़ा निर्यात आज तक कभी नहीं हुआ है, इन स्पाइट ऑफ ट्रम्प टैरिफ्स। अब आप बोले दारोवाला साहब। देखिए 8.2 फिगर जीडीपी का इतना बेहतरीन फिगर है, यहाँ पर निजामुद्दीन सर अग्री करेंगे नहीं करेंगे मालूम नहीं, मगर एक जमीनी हकीकत, एक लेमैन, एक एकदम लेमैन के तरीके से मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। मार्केट के अंदर जो खरीदारी चली है, जो बूम है, जो काम जो हिसाब से चले, बॉम्बे पूना इतना ट्रैवल मैं करता हूँ सर, एक रास्ता बताइए जहाँ पे काम नहीं हो रहा, जहाँ पे इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हो रहा, जहाँ पे मेट्रो का काम नहीं हो रहा, जहाँ पे ड्रेनेज, पाइपलाइन, रास्ते, हाईवे, टोल्स, एयरपोर्ट्स, यहाँ पे ट्रेन, वंदे की इतनी इतनी सारी ट्रेन छोड़ी जा रही है सर। ये देश जो है ना तरक्की के रास्ते पर है। मैं यहाँ पे नेगेटिव नहीं मानूंगा, मैं ऑपोजिशन को भी उतना ही मान सम्मान देता हूँ। मैं वंदनीय बाला साहब ठाकरे का यहाँ पे इतना ऋणी हूँ सर, इतना उनका मैं ग्रेटफुल हूँ। अगर हमारा हैंड होल्डिंग 32-33 ईयर्स पहले भारतीय जनता पार्टी का अगर महाराष्ट्र में वंदनीय बाला साहब ठाकरे जी नहीं करते, तो आज जो हम दे सकते हैं, आज जो हम पब्लिक के सामने आके ये फिगर्स के बारे में कॉलर टाइट करके जो बात कर सकते हैं, the credit goes to वंदनीय बाला साहब ठाकरे, to देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार एंड हमारे प्रिय एकनाथ शिंदे जी। एकनाथ शिंदे जी का इतना बड़ा रोल है सर, सिटिंग मिनिस्टर सर, एक नगर सेवक अपनी सीट नहीं छोड़ता है। एमएलए को अगर आप रिजाइन करने बोलो तो हंगामा, वो तो पार एक तो एमएलए एक वाटर टैंक के ऊपर चढ़ गया, उसको रेजिग्नेशन मांगी तो सर एकनाथ शिंदे जी ने उनकी इतनी बड़ी डिपार्टमेंट्स को ठोकर मार के 50 एमएलए को लेकर शिवसेना को जो है हमारे साथ जोड़ा, ताकि उनको मालूम था ये जो गति आज दिख रही है, ये गति का पूरा श्रेय ये ट्रिपल इंजन की सरकार स्टेट में, और हमारे जो साथी है जिसको हम कभी भूल नहीं सकते, इज नीतीश कुमार एंड चंद्रबाबू नायडू। When we were on back foot, we were on shaky foot, sir, there was a time that महाराष्ट्र खाली हो गया था। जितने भी थे हमारे सिटिंग एमएलए, पार्टी वर्कर्स, सारे पार्टी वर्कर्स जाके शरद पवार जी की जो तुतारी करके जो कहते, पूरा लोकसभा के टाइम में सारे लोगों ने तुतारी में प्रवेश किया था। उस वक्त और आज के अंदर जो हम लोग ने काम किया, ये जो सरकार ने काम किया, जो लोगों तक हम लोग यहाँ पर जो तरक्की, जो whatever development that has happened in last 1 year from 2024 to now is the reason that India is performing, and India इसके जो परफॉर्म करते हैं, बेशक सरकार ने काम किया है, इसकी जो नागरिक है सर, कोरोना ने जो हमको सिखाया ना, एक एक लोगों को, एक एक कार्यकर्ता को, एक एक पार्टी को, हर एक ने जो एक टेम्पो के साथ, एक ईमानदारी के साथ उतर के जो काम किया, वो स्पिरिट आज भी है। India is booming is because of the government 60% and 40% because of the citizens जो यहाँ पे ईमानदार है, मेहनती है, और वो किसी का पैसा डुबाते नहीं। गरीब भी अगर है, अगर वो किसी से बोरोइंग करता है
तो उसके वो पैसे लौटाता है। ये जो इंडिया का जो सनातनी जो विचारधारा है, ये आज इंडिया को 2047 में विकसित भारत, सर्वश्रेष्ठ भारत और नंबर 1 इन द वर्ल्ड बनाने में हम लोग किधर भी कमी नहीं छोड़ेंगे। हेमंत जी, प्रॉब्लम यही है कि सुप्रिया सुले जी ने भी इलेक्शन कमीशन को लिखा है, पहली बार है बीजेपी बोस्टिंग 100 अनअपोज्ड लोकल बॉडीज में जो उनके कैंडिडेट्स है, 100 अनअपोज्ड नगर अध्यक्ष का कैंडिडेट सेलेक्ट हो गया अनअपोज्ड। ये हिस्टोरिक है, आई थिंक ऐतिहासिक है। इसलिए सुप्रिया सुले ने भी इलेक्शन कमीशन को ये चिट्ठी लिखकर अपोज किया कि इट कैन नॉट हैपन, इट हैज नेवर हैपेंड बिफोर। और एट द सेम टाइम फार्मर्स जो 1 साल का रिलीफ यही पीरियड में, बिकॉज ये पूरे पोल सब चल रहा है, देवेंद्र फडणवीस, दिस गवर्नमेंट अनाउंसेस 1 year फ्रीज ऑन रिकवरी ऑफ लोन्स फॉर फार्मर्स। तो क्या you see violations everywhere. How do you see it, Hemant ji? आपका भी study of election is absolute. How do you see this kind of developments? प्रदीप जी, पहले तो मैं अली भाई को मतलब उनका अभिनंदन करना चाहूंगा कि उनका नाम, मैं उनको शुभकामनाएं दूं, उनका नाम जो बीजेपी के जो स्टार कैंपेनर है उसमें देना चाहिए, उनको इंक्लूड करना चाहिए। बिकॉज उन्होंने पूरी तरह एक पॉलिटिकल जो स्पीच होता है जो कैंपेनिंग का वो दे दिया, उन्होंने सारी उपलब्धियां गिनाई। सो आई मस्ट कांग्रेचुलेट हिम एंड नाउ यू आर ओपनिंग द सरप्राइज पैकेट। बीजेपी इज ओपनिंग द सरप्राइज पैकेट। अब देखिए ना कि जितने मोर देन 100 कैंडिडेट अनअपोज इलेक्ट हो गए जी, ये पहली बार हो रहा है। ऐसे कितनी चीजें पहली बार हो रहा है, और ये हमारी 11 साल की उपलब्धियां है, ऐसे अली भाई कहते हैं। अब आपने जीडीपी की बात की, हम जीडीपी से कहां पहुंचे, तो हम किसानों के प्रॉब्लम तक पहुंचे जी। अभी 8.2 जीडीपी। आई मस्ट कांग्रेचुलेट गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट एंड ऑल द ऑफिस बेरर ऑफ दिस फाइनेंस मिनिस्ट्री, और जितने भी जो कंसर्न डिपार्टमेंट है, जो मिनिस्टर्स है एंड चीफ अपने प्राइम मिनिस्टर, सबका अभिनंदन करना चाहूंगा। मेरी बात समझ में एक नहीं आती, 8.2 जीडीपी हो गया भाई। मुझे अली भाई एक सवाल का जवाब दीजिए, पर कैपिटा इनकम में हम 198 कंट्रीज में 147 है, आपका जीडीपी 8.2 होता है, इसका आम आदमी को फायदा क्या है वो बताइए। पर कैपिटा इनकम में हम 147 है आउट ऑफ 198 कंट्रीज। इसका जवाब कौन देगा? फाइनेंस मिनिस्टर देंगे, प्राइम मिनिस्टर देंगे। देखिए, रिचेस्ट पीपल मतलब बिलियनर्स में हम तीसरे नंबर पर है। 1 नंबर पर अमेरिका, 2 नंबर पर चाइना, 3 नंबर पर है इंडिया। लेकिन पर कैपिटा इनकम हमारी क्या है? बीच में हमने कहा कि भाई 24 करोड़ लोग जो पॉवर्टी लाइन के ऊपर गए, उसका क्राइटेरिया क्या बताया था आपने? जिसके घर में गैस कनेक्शन है, जो इंटरनेट यूज करता है, जो 2 वक्त खाना खाता है। अली भाई, ये हमारी अगर 11 साल की उपलब्धियां है, तो कहीं ना कहीं इन सवालों को भी जवाब देना पड़ेगा। आप अगर 8 पॉइंट जीडीपी को अगर इतना मतलब ये करने वालों, पब्लिसाइज करने वालों, तो हम इस बात पर भी क्रिटिसाइज करेंगे गवर्नमेंट को। अगर उपलब्धियां है तो हम जरूर अभिनंदन करेंगे, लेकिन इन सवालों के जवाब कौन देगा? अगर जीडीपी आपने बढ़ाया तो इसका आम आदमी को कहां तक, कब तक फायदा पहुंचने वाला है कि हमारी इकोनॉमी सुधरी है, हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग हो गई है, आम आदमी को इसका फायदा क्या हुआ? जी, दुरुस्त बात है। बट द ओनली प्रॉब्लम ओवर हियर इज हेमंत कामले साहब, the per capita income is hardly likely to grow. It is only going to go down because our population is growing. That is one. Number two, for the per capita income to go up, we'll have to grow at least 13 to 14%. वो होने वाला नहीं है। But बोलिए हेमंत राजीव जी, my next question was what they have shown the data कि भाई 24 करोड़ से ज्यादा लोग पॉवर्टी लाइन के ऊपर आ गए। उनका जो क्राइटेरिया बताया था जी, वो गैस कनेक्शन जी, दूसरा था इंटरनेट। आज की तारीख में मजदूर के हाथ में भी एंड्रॉइड मोबाइल है, बराबर है। yes. और 2 वक्त का खाना तो कोई भी खाता है, कैसे भी खाता है। सिर्फ खाने की क्वालिटी आप 5 स्टार होटल में खाओ या कोई मजदूर कोई ढाबे में खाता है या रेडी पर खाता है। लेकिन ये अगर क्राइटेरिया है तो हमें ये 8.2 पे जीडीपी से क्या लेना देना? करेक्ट।
हम तो लेमैन को रिप्रेजेंट करते हैं, हम अदानी अंबानी को रिप्रेजेंट नहीं करते राजीव जी। जी सर, गुड न्यूज इज तो देने पड़ेंगे गवर्नमेंट को। सर गुड न्यूज इज वी आर नॉट 147th anymore, we are at 136, ओके, which is also terrible. हेमंत जी, दूसरा आपको ये वंदे मातरम वाले इशू में बीजेपी ने कहा कि इस देश में रहना पड़ेगा तो वंदे मातरम कहना होगा, और तो हाजी अराफात शेख को पहले बाहर कीजिए पार्टी से जी। हाजी अराफात शेख को पहले बाहर करिए पार्टी से जी। आपके बीजेपी के मीटिंग में उन्होंने कहा कि भाई मैं पर्सनल कारण के मेरे देश के लिए मुझे पूरा सम्मान है, लेकिन पर्सनल जो कारण है इसके वजह से मैं वंदे मातरम नहीं कहूंगा। अगर यही कोई कांग्रेस ही कहता, यही कोई दूसरे पार्टी का कहता, या कोई राहुल गांधी कहते, तो शायद आज हंगामा होता, गली गली में शोर होते, हर रास्ते में मोर्चे होते, आंदोलन होते। लेकिन हाजी अराफात शेख जो है वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल है, तो उनके घर पे मराठी में कहावत है, आप महाराष्ट्र में डिबेट कर रहे हो, अभी हमारे सभी यहाँ पर उपस्थित है, सबको मराठी अच्छी तरह समझ है। हमारे मराठी में कहावत है, आपला तो बाब्या दूसऱ्याचा तो कार्टा। जी दुरुस्त। तो मंगल, आपको भी जवाब देना पड़ेगा इस बात पर। प्रदीप भाई एक मिनट, तो मंगल प्रभात लोढ़ा जी, कोई डिबेट होता है तो आप उसको इमोशनल बना देते हो, तो मंगल प्रभात लोढ़ा जी आज इमोशनल इशू में जवाब दीजिए। तो मंगल प्रभात लोढ़ा जी हाजी अराफात शेख के घर के सामने मोर्चा लेके नहीं गए, अबू आसिम आजमी के घर के सामने गए, हेमंत कामले साहब। तो अभी जाना पड़ेगा उनको, अली भाई बोलेंगे उनको, अली भाई जरूर बोलेंगे मंगल प्रभात लोढ़ा जी को कि भाई आप अभी मोर्चा लेके जाइए और वंदे मातरम का बोर्ड लगाइए उनके घर के सामने। हेमंत जी, दूसरा ट्विस्ट क्या है कि राज्यसभा रूल बुक के हिसाब से बीजेपी ने, गवर्नमेंट ने ऐसे आदेश निकाला कि पार्लियामेंट में आप जय हिंद भी नहीं बोलेंगे, वंदे मातरम भी नहीं बोलेंगे। तो ये क्या दोगला नीति, किस प्रकार बाहर वंदे मातरम? दूर दूर से कोई ताल्लुकात नहीं है इसका बीजेपी या आरएसएस का इन बातों से, क्योंकि ना तो ये फ्रीडम फाइटर्स थे, ना कोई हमारे जो स्वतंत्र की आजादी की जो लड़ाई थी उसमें ये कोई शामिल नहीं थे। अब देखिए दूसरी एक न्यूज चल रही थी, दिल्ली में जो बीजेपी का जो मुख्यालय है, जो भी बिल्डिंग है, उसके पार्किंग के लिए मंदिर तोड़ रही है, पुराना मंदिर तोड़ रहे, तोड़ तो दिया, कहाँ गया हिंदुत्व? तोड़ दिया। तो मैं एक बात कहता हूं भाई, बीजेपी वालों सुन लो, आप है इसके लिए आप हिंदू नहीं हो, आप हिंदुत्व नहीं हो, ना आप हिंदुत्ववादी हो, क्योंकि आपका हिंदुत्व शुरू हो गया था राम मंदिर यात्रा से, रथ यात्रा से, और जैसे मंदिर बन गया आपका जो हिंदुत्व है खत्म हो गया। अब यहां पर सिर्फ मार्केटिंग हो रही है। अली भाई मैं आपसे जवाब चाहूंगा, धन्यवाद जी। निजाम साहब प्लीज। निजाम साहब। सर उन्होंने, कामले सर ने बहुत अच्छी बात कह दी कि इनका हिंदुत्व खत्म हो गया। सर इन्होंने तो हिंदुत्व का नुकसान किया इस देश में। ये अभी आते ही इन्होंने एक सनातनी बात कही, अभी इन्होंने बनारस में जो दाल मंडी तोड़ी गई, सर वो तो मंदिरों के बीच से था ना जाने का जी। सिर्फ उसका एक पार्ट मुसलमानों का था। आप डेवलप कर रहे हैं, जरूर तोड़िए, उसका कोई विरोध नहीं है, लेकिन मंदिरें आपने तोड़ी ना पहले कॉरिडोर में। क्योंकि देखिए जगत गुरु शंकराचार्य के खुद के बयान आप देखेंगे तो उन्होंने इसको क्रिटिसाइज किया है कि जिन मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है या इतने वर्षों से है, आप उसे कैसे डिमोलिश कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल सही कहा कामले साहब ने कि 100% ये लोग जो है अब हिंदुत्व की मार्केटिंग कर रहे हैं। अब इनका हिंदू से कोई लेना देना नहीं, ये सनातनी भी नहीं है। सर आप ये जो हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, आज मटन एक्सपोर्ट में भारत सेकंड लार्जेस्ट और मुंबई नंबर 1, और चंदा लेने में भी बीजेपी सबसे आगे नंबर 1 चंदा मटन एक्सपोर्टरों से लिया। तो सनातन धर्म तो ये है नहीं सर। तो ये तो बिल्कुल फ्रॉड हैं, जो मैं हमेशा कहता हूँ। यही एक बात दारू वाला को बुरा लगती है कि मैं उनको, उनकी पार्टी को चोर कहता हूँ, मैं उनकी पार्टी को फ्रॉड कहता हूँ, क्योंकि वो हिंदू धर्म का विनाश कर रहे हैं। हिंदू धर्म को बढ़ाने का कोई काम नहीं किया इन्होंने। अगर इन्होंने कोई अच्छा काम हिंदू धर्म को बढ़ाने का किया तो हम उसका स्वागत करने को तैयार हैं, क्योंकि हम पिछले दिनों राम मंदिर का इशू आया, हमने खुले ऐलान कहा कि हिंदुस्तान में किसी ने मंदिर का विरोध किया क्या? सारे लोगों ने स्वागत किया। और वंदे मातरम पर भी आपने देखा कि इनके अपने लोग बेइज्जत हो रहे हैं। ये तो मुसलमानों के घर ले जा रहे हैं मोर्चा, सिर्फ इसलिए कि इनका वोट फिक्स हो जाए। इनके पास कोई नैतिकता नहीं है सर।
कामले सर ने 100% कहा कि अगर इनके पास नैतिकता है तो इन्हें जवाब देना चाहिए। निजाम साहब, मौलाना मदनी ने हाल ही में मौलाना मदनी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इज नॉट सुप्रीम, सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम नहीं है, एयर इन जजमेंट। बाबरी मस्जिद पे प्रश्न उठाया, बाबरी मस्जिद जजमेंट पे प्रश्न उठाया, ट्रिपल तलाक वर्डिक्ट पे प्रश्न उठाया। मौलाना मदनी कह रहा है कि पार्शल हो गया, मुसलमान समाज के प्रति थोड़ा पार्शल है सुप्रीम कोर्ट। किस प्रकार से मौलाना मदनी के स्टेटमेंट देखते हो आप? सुन लीजिए सर, सुनिए। पहली बात तो मैं मौलाना मदनी का रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूं, मैं कांग्रेस की ओर से आया हूं। दूसरी चीज, मौलाना मदनी को जब राज्यसभा भेजा था तो बीजेपी की मदद से भेजा था राज्यसभा। सुन लीजिए जी, मौलाना महमूद मदनी को राज्यसभा में बीजेपी के मदद से भेजा गया। अभी भी बीजेपी की जिस तरह से ओवैसी के साथ मुलाकातें और ओवैसी को आगे पीछे करके वोट का पोलराइजेशन किया जाता है, वही बहस का मुद्दा वहां भी है। इसलिए आप वो बात मत कहलवाइए जो इनको बर्दाश्त करने को भी बुरा लगे। इसलिए उनके रिप्रेजेंटेटिव को आप बुलाना, फिर हम डिबेट में वो उस पर जरूर चर्चा करेंगे। तो मैं दारूवाला साहब, आप आरएसएस से कनेक्टेड हो, दारूवाला साहब आरएसएस से जुड़े हो, आरएसएस को जबरदस्त तरीके से प्रचार और मुस्लिम फ्रंट के लिए आप काम कर रहे हो इंद्रेश कुमार जी के साथ। आप मौलाना मदनी के स्टेटमेंट को किस प्रकार से देख रहे हो? सुप्रीम कोर्ट इज नॉट सुप्रीम, दारूवाला साहब, मौलाना मदनी, सुप्रीम कोर्ट इज नॉट सुप्रीम, इट हैज अर्ड, बाबरी मस्जिद डिसीजन वाज रॉन्ग, ट्रिपल तलाक वाले वर्डिक्ट। आप इस्लाम जो मुस्लिम समाज है उसको दबाना चाहते हो। हाउ डू यू सी दैट मौलाना मदनी स्टेटमेंट? दारूवाला साहब, सबसे पहले हमारे भाई हेमंत जी ने 3 सवाल पूछे थे। हाँ। वो 3 सवाल का मैं भूला नहीं हूँ, मैंने यहाँ लिख के रखा है। उनके सवाल का जवाब देना है। क्या व्हेन वी केम इनटू द गवर्नमेंट, हम जब सरकार में आए तो यहाँ पे पर कैपिटा इनकम हिंदुस्तानी की गरीब की 20 रुपए प्रतिदिन थी, जो एकदम शर्मनायक थी। इट वॉज शेमफुल। वो 20 रुपए को बढ़ाकर आज राजीव सर चेक कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्री, आज हमने 47 रुपीज किया है पर कैपिटा। यानी एक गरीब मिनिमम अगर कोई घर लेके जाता है तो 47 रुपीज लेके जाता है, और डेटा यहाँ पे उसको ये प्रूव कर सकता है कि 47 रुपीज में वो आदमी जग सकता है, खा सकता है। बेशक आपके हमारे स्टैंडर्ड की नहीं बात कर रहा हूँ मैं, एक बेसिक सब में गरीब जो ये देश का है उसकी पर डे इनकम हैज रीच 47। मैं इसको ग्लोरीफाई नहीं कर रहा हूँ, ना इसकी प्रशंसा तारीफ कर रहा हूँ। इट शुड हैव बीन 147, मगर जो हम लोग 136 नंबर में, ये वर्ल्ड की जो एक इंडेक्स है जिसके अंदर पर कैपिटा इनकम ऑफ द पोरेस्ट इंडियन इज ओनली 47 रुपीज पर डे। इट इज वेरी शेमफुल। बट इसको अगर आप टेक्निकली अगर आप इसको कंपेयर करेंगे सर, जो रुपी का जो वैल्यूएशन है 47 रुपीज में हम यहाँ क्या ले सकते, जो हमारे से 135 देश बेटर कर रहे हैं, वो जो है यूरोपियन नेशंस है, उसके अंदर कुछ 60-70 कंट्रीज है, अरब नेशंस है जिसके अंदर पैसे की तो नदी बहती है। तो उनके कंपैरिजन में आज हम लोग अगर 136 पे है, मगर हमें ये नहीं कहूँगा कि हम पहले 165 पे थे और 136 पे आए। मैं तो कहता हूँ हमें फर्स्ट 35 में होना चाहिए। ये हमारी मंशा है, वो हमारा एम है, वो हमारा गोल है। हम लोग सब लोग साथ में मिलके यहाँ पे काम करना चाहते हैं, ताकि वो 80 करोड़ लोगों को जो महीने का राशन देते हैं, वो राशन उनके ऊपर लेने का वक्त नहीं आना चाहिए। ये मैं मानने वाला हूँ। एनीवे, मैं हमारी खुद की वो पीठ को थापड़ के नहीं ले रहा हूँ कि 47 रुपीज हमने किया। Sir, let's talk about real figures. 147 होना चाहिए था। Sir, let's talk about real figures. उन्होंने पूछा था। Sir, can I read out the real figures? This is from the RBI. This is Reserve Bank of India. Sir, the per capita income. I was thinking I would have just finished. I'll lose the link. बोलिए। Sir, आप बोल दें उसके बाद। That's all. बोलिए। That's all. No. Okay, now the thing is, the per capita income in US dollars in 2013-2014 was $1,438 per year. $1,438 था 2013 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी। आज 2025 में it is $2,934. Per capita income in Indian rupees, it was 74,920 per year in 2013. Today it is 2.5 lakhs. So effectively it has more than doubled. मतलब 10 सालों में डबल से भी ज्यादा हुई है। ये आपको मैं बता दूं। The only problem here is what is the basic problem? The problem is the criteria, number one. Number two, the other problem is our population is, लोग कहते हैं 140 करोड़ नहीं है सर, 156 करोड़ के ऊपर है, and growing every day.
आप जितना मर्जी आप अपना जीडीपी ग्रो कर लीजिए, जब तक आपका जीडीपी 14% के ऊपर नहीं जाएगा, पर कैपिटा इनकम विल नॉट ग्रो। लेट्स बी वेरी क्लियर ऑन दैट, नहीं होगा सर। अब 14% ऊपर जाने के लिए यू विल हैव टू रिमूव ऑल द कर्ब्स ऑन द इकोनॉमी। जो एमएसएमईज हैं, जो बाकी सब लोग हैं, उनको खुला छोड़ना पड़ेगा। यू विल हैव टू अनलीश द क्रिएटिविटी ऑफ इंडियन सर, यू विल हैव टू डू दैट, एंड दैट इज द प्रॉमिस ऑन विच मिस्टर मोदी केम। मोदी साहब का क्या प्रॉमिस था सर? 2014 की उनकी स्पीच मुझे याद है, जनवरी की। ये सीबीआई का जो डर है अब नहीं होगा। जितने उद्योगपति हैं उनका दिन कहां जाता है? मंडे को सीबीआई, ट्यूसडे को इनकम टैक्स, वेडनेसडे को एसएफआईओ, थर्सडे को ईडी, फ्राइडे को कोई और उन्होंने बोला था ईओडब्ल्यू, ऐसा कुछ करके बोला था। ये सारा हफ्ता तो एक एजेंसी के बाद दूसरी एजेंसी के दफ्तर में जाता है। ऐसा मोदी साहब का खुद का भाषण है सर। और उन्होंने ये वादा किया था कि मेरे आने के बाद एजेंसीज आपको तंग नहीं करेंगी। अब दारूवाला साहब आप बताएं, क्या तंग नहीं कर रही हैं? आप बोलिए सर प्लीज, दारूवाला साहब। बिल्कुल, आई आंसर दैट। सेकंड जो मेरे को सवाल हेमंत जी ने पूछा था, क्या यहाँ पे हाजी अराफत जी ने कहा क्या मैं वंदे मातरम नहीं कहूंगा? आई एम कमिंग टू योर क्वेश्चन राजीव। नो प्रॉब्लम, बोलिए बोलिए। तो उसके बारे में मैं एक बात कहना चाहता हूँ। वंदे मातरम के अंदर जो जो ऑब्जेक्शनेबल स्क्रिप्ट्स थे वो निकाले गए, और वो कहने में कोई भी आपत्ति मुसलमान को नहीं है, नहीं रहना चाहिए। हाजी अराफत जी ने ऐसा क्यों कहा? ये हमारे रूलिंग पार्टी के बॉम्बे के सक्रिय कार्यकर्ता है। बेशक कुछ दिन पहले वो हेमंत जी के साथ खंदे को खंदा लगा कि उनके पार्टी में काफी शहर के ऊपर बड़े पद पे थे, कोई बात नहीं। उनको आज कार्यकर्ता को भी नहीं मालूम कि आज नेता रात में जब सोएगा तो सुबह में कौन से पार्टी में उठेगा, कोई बात नहीं। बट द थिंग इज ओवर हियर, क्या जैसा पार्लियामेंट के अंदर कहा, क्या जय हिंद और वंदे मातरम ये हम लोग नहीं कह सकते, बीजेपी इसको बुलडोज नहीं कर सकता, क्योंकि पार्लियामेंट जो है वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ऑन कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द वर्ड्स रिटन बाय द ऑनरेबल एंड द भारत रत्न बाबा साहेब अम्बेडकर, उसके हिसाब से हमारा पार्लियामेंट चलता है। इसके आज डिसाइड करने से या मेरे डिसाइड करने से या निजामुद्दीन साहब के डिसाइड करने से पार्लियामेंट एक्ट नहीं करता। तो वहाँ पे वो क्लियर करना चाहता हूँ कि कोई भी पार्टी हो उनके डिक्टाट्स वहाँ पे नहीं चलते। और जो मेन इंपॉर्टेंट सवाल जो आपने अभी पूछा रिसेंटली, क्या ये जो पर कैपिटा इनकम जो यहाँ पर हुई उसके लिए 14% जीडीपी, और उसके लिए विल हैव टू ओपन द गेट्स, पूरा फ्लड हमको करना पड़ेगा, इकोनॉमी को बूस्ट करना पड़ेगा, और जो सीबीआई, ईडी, ईओडब्ल्यू और वेरियस एजेंसीज का डर मेरे आने के बाद नहीं रहेगा। तो अगर आप देखें तो ये जो भी एजेंसीज ने अगर लास्ट 5, 10, 15 ईयर्स में जो एक्ट किया है, दे आर ऑन पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल करप्शन, पीपल हु हैव मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स, बिजनेस हाउसेस को जो देश को रोजी रोजगार लाते हैं उनको इस चीज से डरने की आवश्यकता नहीं है। पंतप्रधान जो कहते हैं वो करते हैं, एंड ही मीन्स व्हाट ही सेज, ही मीन्स व्हाट ही सेज। अगर आप देखिए बिजनेस हाउसेस को तकलीफ दिया है, किसी को ट्रैक किया है, मनी लॉन्ड्रिंग के अंतर्गत अगर आप देखो करप्ट कॉन्ट्रैक्टर्स जिसके वजह से यहाँ पे ब्रिजेस गिरे, तूफान आए, स्टैच्यूज गिरे, ऐसे लोगों को टारगेट ये एजेंसीज करते हैं, वो मनी ट्रेल्स को ट्रैक करते हैं और इनको आगे भी ट्रैक करेंगे। इसका ये लोग ने इतना निश्चित नहीं होना चाहिए कि ये लोग आप मनमानी कर सकते। मौलाना मदनी पे कुछ कमेंट करोगे दारूवाला साहब? बिकॉज ही टॉक्ड वेरी, इज द मुस्लिम कम्युनिटी बीइंग प्रेशराइज्ड? वेरी गुड। मौलाना जो लोग होते हैं ना, प्रदीप सर, राजीव सर, और यहाँ पे आई एम श्योर माय फ्रेंड फ्रॉम कांग्रेस वो भी अग्री करेंगे, ये लोग एक तो जमीन के नीचे या जमीन के ऊपर, मरने के बाद और आप जब जीते हो और कब्र में जाने के बाद और मरने के बाद आसमान में आपको क्या मिलेगा। 72 हुरों की जो कसम है, मरने के बाद जो मुसलमानों को फेस करना पड़ेगा, ये डर बता के उनको बीजेपी से दूर करे, ये देश के अंदर अराजकता लाने का काम ये मौलाना लोग ने करे। ये मौलाना लोगों ने जो भी किया है ये इसको डिवाइड करने का काम, ये जो एक पर्टिकुलर सेक्ट है, ये इन्होंने ना विकास के बारे में कभी बात किया, आज तक 12 साल में उन्होंने प्रशंसा नहीं करी। मौलाना मदनी का होता नहीं होता, वहाँ पर हमारे देवबंद के जो हमारे तबलीग जमात के जो इतने रिस्पेक्टेड हमारे जो मौलाना है, उन्होंने तो ओपनली
ओपनली, हालांकि तबलीग जमात ये पॉलिटिक्स में बिल्कुल पार्ट नहीं लेता, मगर आपने देखा 2024 के लोकसभा इलेक्शन में उन्होंने खुला ऐलान किया कि हम कांग्रेस का साथ दे रहे। तो मुसलमान को आप बहका नहीं सकते। वो लोग विकास को देख रहे, वो लोग घर में आने वाला चूल्हा देख रहे, नल में आने वाला पानी देख रहे, जो सर पे लगी बिजली को देख रहे। घर देते वक्त किसी की जात नहीं पूछे गई। यहाँ पे आप सब अग्री करेंगे, जो भी स्कीम्स रोल आउट हो गए वो सारे जमात के लोग, सारे समाज के लोग, सबको यहाँ पे बेनिफिट मिला है। अपीजमेंट ऑफ नन, अपीजमेंट ऑफ नन। So Daruwala साहब, before I go to Hemant Kamble साहब, एक मिनट सर, मैं आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ निजाम साहब, आप ही के पास आ रहा हूँ। एक सर प्लीज सर, एक सवाल पूछने दो, भूल जाएंगे, उनको पूछने दीजिए। बोलिए। उन्होंने एक झूठी बात की कि जो है जमात वालों ने बयान दिया, वो मौलाना सज्जाद नोमानी का बयान था, और जमात के हेड जो हैं वो मौलाना साद हैं। पहले आप पढ़ लीजिए, आपको अगर इस्लाम के बारे में जानकारी नहीं है तो किताबें आपको भेज दूंगी। वंदे मातरम के बारे में कुछ बोलना सर, आप वो बात करिए जो आपको नॉलेज हो। आप किसी के नाम से झूठी बात मत करिए। सो थैंक यू फॉर करेक्शन सर। ऐसी के बातें शो में अगर किसी से गलती होती है तो उसका करेक्शन हम देखिए, ये इशू अलग है सर, कोई इशू अलग है सर, कोई बात नहीं सर। मौलाना मदनी के ऊपर एक अलग शो करेंगे। उन्होंने तो ट्रिपल तलाक को भी सपोर्ट किया है, तो आप कुरान में है ही नहीं, जो कुरान शरीफ में नहीं है। लेकिन दारूवाला साहब जो बोल रहे थे वंदे मातरम के बारे में, मैं एक छोटी सी बात आपके सामने दोबारा रखना चाहता हूं, इनफैक्ट चौबारा रखना चाहता हूं कि दारूवाला साहब या तो उनको जानकारी नहीं है, या वो भूल गए, या उन्होंने जान के नहीं बोला। हेमंत कामले साहब, निजामुद्दीन रहीम साहब, वंदे मातरम was first adopted at the AICC session in 1937 by the Congress. कांग्रेस ने अडॉप्ट किया वंदे मातरम को, और उसका जो पहला स्टैंजा है पंडित नेहरू ने अडॉप्ट किया। उसके बाद अंग्रेजों ने इस पे बैन लगाया। फिर 1954 में अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर नेहरू इट वाज अडॉप्टेड ऑफिशियली एज ए नेशनल सॉन्ग। हमारा नेशनल एंथम जो है वो जनगण मन है। हमारे नेशनल सॉन्ग कौन से हैं? वंदे मातरम है, और सारे जहां से अच्छा है। ये भी सबको बताना जरूरी है। ये कांग्रेस की देन है, बीजेपी की नहीं है। नाउ लेट मी गो टू हेमंत कामले साहब। हेमंत कामले साहब, डू यू एग्री विद जनाब दारूवाला साहब के जो हमारी जो एजेंसीज हैं वो बिजनेस हाउसेस को, बिजनेसमैन को हरास नहीं कर रही हैं? सर बहुत अच्छी हो गई हैं आजकल, है ना सर? लगता नहीं है आपको? दे आर ऑल वेरी वेरी नाइस पीपल नाउ। व्हाट डू यू थिंक हेमंत कामले साहब? अली भाई से मैं पूरी तरह सहमत हूँ जी कि इस तरह की एजेंसियां जो भारतीय जनता पार्टी को फंडिंग करती है, ऐसी कंपनियां, ऐसे दोस्त, ऐसे उद्योगपति, ऐसे बिजनेस हाउसेस, ऐसे लोगों के साथ वो फ्रेंडली है, जो उनको अपोजिशन पार्टियों के साथ है, उनके ऊपर वो बड़ी जो भी है, मैं क्या कहूँ उसको, किनको जो करना है, फिर ईडी, सीबीआई, जो भी एजेंसीज है, उनसे जिस सख्ती से पेश आती है। और इतने सारे अपोजिशन के लीडर कैसे गए? इतने फ्रेंडली बात करके गए क्या? दारूवाला साहब, आप बता सकते हो कि इतने करप्शन के जो आपने चार्जेस लगाए और उनको अपने पार्टियों में लिया, फिर वो महाराष्ट्र हो या पूरे देश में, फिर आपके वो हेमंत बिस्वा हो या यहाँ पर इतने सारे जो लीडर्स हैं, 70,000 करोड़ के आरोप में जो अजित पवार, और इसके लिए देवेंद्र फडणवीस साहब ने कहा था चक्की पीसिंग पीसिंग पीसिंग, वो आपके साथ बैठे हैं, आपके साथ सरकार में बैठे हैं जी। आपने इतने लोगों को, फिर पश्चिम बंगाल हो या कहीं पर भी हो, तो जो फ्रेंडली थे या फ्रेंडली नेचर की वजह से आपने अपने पार्टी के साथ लिया, अपने पार्टी में लिया, आपके सहयोगी पार्टी में उनको शामिल किया। ये सवाल कहीं ना कहीं कैसे है ना कि आज तो बच्चा भी जानता है कि वो शोले का डायलॉग था कि बच्चे सो जा नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। तो जो भी लीडर्स है कि भाई जल्दी से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जा, नहीं तो ईडी आ जाएगी। इस तरह का नया डायलॉग अभी लिखना पड़ेगा। तो दारूवाला साहब की पार्टी के हित में आप जरूर बात कीजिए, आपके पार्टी के जो पार्टी का पक्ष है आप जरूर रखिए, लेकिन जिस तरह की पिछले 11 सालों में हमने
इन एजेंसियों का स्तर नीचे लेके आए हैं वो कहीं ना कहीं अफसरनाक है, क्योंकि ये जो भी एजेंसीज है वो पहले के गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट थी, फिर वो भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट थी या फिर तीसरी फ्रंट थी, थर्ड फ्रंट की गवर्नमेंट थी या कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, सबके जमाने में ये एजेंसीज थी, लेकिन इतना इसका सख्ती से उपयोग विरोधियों के खिलाफ नहीं किया गया था। You know, I want to ask you, हेमंत जी, शरद पवार साहब है, राज साहब है, उद्धव जी ने सबने कहा कि मिसयूज ऑफ मनी इन द पोल्स। जिस प्रकार शरद पवार साहब ने कहा कि आप काम के आधार पर अब वोट नहीं मांग रहे, आप पैसे के आधार पर वोट मांग रहे, रिश्वत। मावल में एग्जाम्पल 25 लाख, दोनों राणे बंधु भाई एक दूसरे के वॉर हो गया, पकड़ा गया 25 लाख राणे, और जो पकड़ाया नीलेश राणे, उन पर केस भी हो गया कि आप उनके घर में कैसे घुसे। तो हाउ डू यू सी दैट आने वाले? देखिए ना, देखिए अभी नगर पंचायत, नगर परिषद हो, फिर जिला परिषद होगा, फिर महानगर पालिका कॉर्पोरेशन होंगे, सब जगह पैसों की बरसात होगी। अब देखिए नीलेश राणे कौन है? जिनके पिताजी नारायण राणे वो बीजेपी के लीडर है, उनके भाई खुद महाराष्ट्र में मंत्री है बीजेपी के। अब देखिए ये सब आरोप कहां से हो रहे हैं? अपोजिशन छोड़िए, आपके साथ के जो पार्टियां वो कर रही है। कैसे है ना कि इस तरह से पैसे बांटो, फिर इलेक्शन के दरमियान ही आप सब मतलब मध्य प्रदेश में लेके आए लाडली बहना जी, फिर महाराष्ट्र में लेके आए लाड़की बहन, फिर वहां पर बिहार में के लाडली बहना, विकास योजना, जी। अब देखिए यहाँ पर महाराष्ट्र में दूसरी एक योजना आई, प्रदीप जी और राजीव जी, लाडली, मतलब आप क्या कह सकते हो उसको? मतलब आप लाडली लुगाई कहे उसको जी, लाडली पत्नी कहे? कितने नगर परिषद के जो अध्यक्ष के, नगर परिषद के जो उम्मीदवार है, वो हमारे यहाँ के जो महाजन है गिरीश महाजन, उनकी वाइफ नगर अध्यक्ष बन रही है अनअपोज जी। संजय सावकारे अनअपोज, संजय सिरसाट अनअपोज, जो ये 100 से ज्यादा जो अनअपोज है उसमें ये सब मंत्रियों की बीवियां है। तो लाडली बीवी है, नई योजना शुरू कर दी है यहाँ के गवर्नमेंट ने कि जितने भी मंत्री है, जितने भी एमएलए, इनकी पत्नियों को यहाँ पर अनअपोज नगराध्यक्ष पद के चुना गया है। और तो अली भाई आपका फिर एक बार अभिनंदन। जी, लेकिन यहां पर एक चीज मैं बोलना चाहूंगा सर, ऑन अ वेरी सीरियस नोट, दिस ऑफ कोर्स व्हाट यू हैव मेंशन्ड इज वेरी वेरी सीरियस, आई एग्री विद यू, बट हार्डली एनी एक्शन विल बी टेकन ऑन इट। कोई इस पे एक्शन लेने वाला नहीं है, आपको भी मालूम है, जिसका डंडा उसकी बहस जी, राजीव जी, जिसका डंडा उसकी बहस जी, करेक्ट। लेकिन यहां पर एक चीज मैं आप दोनों को बताना चाहता हूं, बीजेपी और कांग्रेस दोनों को, जहां तक राज ठाकरे साहब का सवाल है, राज ठाकरे साहब अकेले ऐसे नेता हैं फिलहाल जिन्होंने एक चीज को बिल्कुल नहीं छोड़ा, वो है पर्यावरण को। मुंबई शहर को, महाराष्ट्र को जिस प्रकार जंगल नष्ट किए जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, जिस प्रकार आप संजय गांधी नेशनल पार्क को भी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, द ओनली पर्सन हु हैज ऑब्जेक्टेड, protested and is still on it is Raj Thakre. Hats off to him, irrespective of anything else. Sir, राज ठाकरे जी ने जो बेसिक चीजें हैं मुंबई की, जो 4 नदियां हैं मुंबई की, उनको लेकर के, और साथ में हेमंत कामले जी उसमें बिल्कुल अग्रसर हैं और इतने सालों से काम कर रहे हैं, and he knows the kind of difficulties he has had to face. Sir, nobody else is talking about it. आप मुझे बताइए हेमंत कामले साहब, जो आम मुंबईकर है, उसको मालूम नहीं है कि क्या हो रहा है उसके साथ? And now, आप बताइए सर। Now the latest is 1000 झाड़ नासिक में काटा, तपोवन में। राजीव 1500। So what is going on here? Only MNS is protesting, nobody else. सब लोग कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ बिजी हैं कि हमको कितना किकबैक मिल जाए। आप बताइए सर हेमंत कामले जी। नहीं, देखिए कैसे है ना कि एक तो रिवर मार्च के जो काम चल रहा है कि मुंबई की 4 नदियां, देखिए कैसे है ना कि पर्यावरण के बारे में, एनवायरमेंट के बारे में, मुझे लगता है कि ये पूरी 70-75 सालों में जयराम रमेश ने जो काम किया, उसके बाद मुझे नहीं लगता किसी ने एनवायरमेंट पर इस पर काम किया है। बहुत सारी पॉलिसीज वो लेके आए। अब यहाँ पर अपने यहाँ पर जो प्रॉब्लम है कि किसी को एनवायरमेंट, देखिए ये जो कुंभ की तैयारियां चल रही है, यहाँ के जगत गुरु शंकराचार्य बोलते हैं कि भाई ये जगह किसके लिए चाहिए? यहाँ के पेड़ काटे जाएंगे, फिर किसी इंडस्ट्रियलिस्ट या फिर किसी मंत्री को ये जगह दी जाएगी। आप 1500 पेड़ काटते हैं, पुराने पेड़,
नासिक के कुंभ के लिए। जबकि कुंभ का जो पिछला सीजन हुआ था, पिछली बार जब कुंभ हुआ था, तो हमने जिस तरह से मन से की, तभी कॉर्पोरेशन में नासिक कॉर्पोरेशन एमएनएस के पास थी, उसको इतना सराहा गया कि हमारे यतीन वाग जो वहां के मेयर थे, उनको अमेरिका में उसको नवाजा गया था, उनको गौरव किया गया था। मेरी समझ में ये नहीं आता है गिरीश महाजन जिस तरह से अड़े हुए कि भाई ये पेड़ हम काटेंगे और इसका रिप्लांटेशन वो तेलंगाना से कुछ वो पेड़ लेकर आए और दूसरी जगह पर लगाएंगे। मुझे लॉजिकल, एथिकल भारतीय जनता पार्टी किस मिस्टर सयाजी शिंदे इसको अपोज कर रहे हैं, जिन्होंने बहुत सारे मतलब सैकड़ों हजारों पेड़ वो लगा रहे हैं, वो इसका अपोज कर रहे हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी के मंत्री इस पर अड़े हैं कि हम ये पेड़ काटेंगे, इसका रिप्लांटेशन करेंगे दूसरी जगह पर, और ये जो जगह है वो साधु ग्राम के लिए खुली की जाएगी। भाई ये कुंभ होने के बाद ये साधु ग्राम की जगह किस उद्योगपति को दी जाएगी, इसका भी खुलासा किया जाए। महाकुंभ में, सॉरी, कुंभ में सबसे ज्यादा फायदा उद्धव जी जिस प्रकार से कहा कि अडानी को होने वाला है, एंड ही गेव द स्लोगन मुंह में राम बगल में अडानी, तो इट्स वेरी क्लियर व्हाट्स गोइंग टू हैपन। हेमंत जी नहीं, देखिए अभी जो आरे में है वो अदानी के लिए काम हो रहा है। वहां पर आप जो तुंगारेश्वर का जो फॉरेस्ट है वहां पर भी अदानी जी को जमीन दी गई है। एक धारावी प्रोजेक्ट के लिए करीबन 1600 एकड़ जमीन, 600 एकड़ का एकड़ की धारावी है, और उसके बदले में और इनको 1600 एकड़ जमीन दी गई है। मुझे समझ में नहीं आता कि पर कैपिटा इनकम भले आम आदमी के लिए बढ़ी है, लेकिन अदानी जी और अंबानी जी जरूर बढ़ी। तो इसके लिए ये जो दो आम आदमी इनकी जो ग्रोथ हो गई है, इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट का बहुत बहुत आभारी हूं कि ऐसे ही आम आदमी को आप मतलब धनवान बनाइए। ऐसे दो लोग हैं, ऐसे ही 100 करोड़ लोगों को आप बनाइए और इनका भी ग्रोथ करिए। तो one last question to you. I would like only a one line answer. Sir, कुंभ का मतलब क्या? शिव जी, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, राइट सर? पशुपतिनाथ, और वहां पर आप 1500 पेड़ काट रहे हैं। पशुपतिनाथ की पूजा करने के लिए आप पेड़ काट रहे हैं। आपसे पूछ रहा हूं हेमंत कामले साहब, ये क्या है? नहीं यार, तो मतलब के ये हुआ कि आप हिंदू भी नहीं है, कहने का मतलब ये हुआ? नहीं, पिछली बार जब कुंभ के ऊपर हमारा जब ये एक डिबेट हुआ था, तब मैंने कहा, आपको बताया था कि कुंभ का असली मतलब क्या है जी, कि कुंभ जो है ये पहले कि जितने भी हमारे साधु संत या जो भी थे, वो जब किसी चीज का मतलब वो आयुर्वेद से लेके धातु संस्कार से लेके जितनी चीजें हम संसार में यूज करते हैं, इस पर जो परीक्षण होता था, इसका संशोधन होता था, वो एक जगह वो ज्ञान के कुंभ पर लाकर रखते थे। कोई एक पर्टिकुलर कुंभ नहीं होता था, मतलब एक ज्ञान का कुंभ, और उसमें सब बांटते थे एक दूसरे को नॉलेज, उसको कुंभ बोला जाता था। तो आप इस कुंभ को जिस तरह से आप पोर्ट्रे कर रहे हो, अभी जो पोर्ट्रे किया जाए, ये इस पर हम बात कर चुके हैं राजीव जी, मालूम आपको याद होगा। बिल्कुल, लेकिन मैंने आपको बताया था कि कुंभ का असली मतलब किसने मुझे बताया था? डॉक्टर राजेंद्र सिंह राणा जी ने बताया था कि एक्चुअल कुंभ क्या होता है। तो मुझे लगता है इस तरह का अगर कुंभ होगा, इस तरह, तो मुझे लगता है कि ये हमारे आने वाली पुश्तों को हम बता सकते हैं, हमारे आने वाली नस्लों को बता सकते हैं कि भाई जो असली कुंभ क्या है और कुंभ का असली मतलब क्या होता है, मकसद क्या होता है। मैं निजामुद्दीन साहब, आपका एक संघर्ष चल रहा है 7 हिल्स हॉस्पिटल से लेके, वहां भी निजामुद्दीन साहब आपका प्रोटेस्ट है, एक पर्टिकुलर पूरे हॉस्पिटल किसी को देना चाहे प्राइवेट प्लेयर, कहां तक पहुंचे आपका संघर्ष? चाहिए, क्योंकि ये मुंबईकरों की मांग है, किसी की नहीं है। इसलिए कह रहा हूं कि मुंबई में आज जिस तरह से आबादी बढ़ रही है, जिस तरह से गरीब वहां इलाज के लिए आते हैं, ये बीएमसी की जगह है, किसी प्राइवेट पार्टनरशिप में दी थी। प्राइवेट पार्टनरशिप जब फेल हो गया तो वो 3000 करोड़ की वो खाली लैंड है, 300 करोड़ में अंबानी को देना चाह रहे हैं, तो बीएमसी 300 करोड़ देके खुद क्यों नहीं लेती? आप वो 3000 करोड़ भी किसी बैंक से उसको जो है लोन दिला के वो इतनी शानदार प्रॉपर्टी। और सबसे बड़ी बात यह है नाम्बियार साहब, कामले साहब, आप भी थोड़ा इस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि जितनी ज्यादा मशीनरी, जितने ज्यादा ऑपरेशन थिएटर, जितने ज्यादा बेड 7 हिल में है और सब बंद पड़े हैं, सिर्फ 650 बेड यूज करके बीएमसी 8 करोड़ रुपया डाल रही है।
अगर वो 300 करोड़ डाल के पूरा हॉस्पिटल लेती है तो पूरे मुंबईकरों के लिए जैसे केम है, नायर है और दूसरे हॉस्पिटल्स हैं, ऐसे एक शानदार हॉस्पिटल इस मुंबई शहर के गरीबों के लिए हो जाएगा। वरना यह हॉस्पिटल खुद जो है अंबानी को देने के लिए पूरी तैयारी कर दी गई है। उसी का विरोध हम सारे लोग कर रहे हैं, पूरे अंधेरी के सारे साथी सब दलों के, इंक्लूडेड मनसे, इंक्लूडेड शिवसेना, इंक्लूडेड कांग्रेस, सबने उसका विरोध किया है। हम लोग भी उसमें पूरे तौर पर चाहते हैं कि हम सभी राजनीतिक दलों से हाथ जोड़ के कहते हैं कि साहब इस अस्पताल को इसलिए बचाइए कि अगर ये अस्पताल किसी बड़े आदमी की हो जाएगी तो वो अस्पताल भी जैसे आज रिलायंस में 20 लाख के नीचे बिल नहीं आता तो आम मुंबईकर बेचारा इलाज के लिए कहाँ जाएगा सर? Right, so let's get Daruwala Sahab in for his final comments. Daruwala Sahab, your final comments, sir. Please go ahead. Yeah, over here, rampantly, एकदम खुलेआम हम लोग इतने बड़े जो उद्योगपति है अंबानी, मुझे तो नहीं लगता इन्होंने अपना बिजनेस कुछ 10-12 साल पहले चालू किया। ये कई सालों से जब किसकी सरकार थी, मुझे तो किसी को नाम नहीं रखना है, इन्होंने काम आज से 30-40 साल पहले काम किया। और बेशक आज वो जो मकाम पे पहुंचे हैं, जो सेंसेक्स का आज जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से, जो बूढ़े लोग जो बैंक से ज्यादा पैसा उनको आज इन्वेस्टमेंट SIP के माध्यम से मिल रहा है, म्यूचुअल फंड्स के माध्यम से मिल रहा है, जो कंपनीज इतने अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, जो इतने ट्रांसपेरेंट है, वहाँ पे इतने बड़े CEOs और इतनी बड़ी एक पैनल होती है जो उनको एडवाइस करती है, उनके पास लॉ फर्म्स है, उनके पास, मैं नहीं कह रहा हूँ, क्या आप फाइंड आउट करिए, जिसके पास 1.5-2 लाख लोग काम कर रहे हैं, वो लोग क्या गलत काम करेंगे? उनके पास उनके एम्प्लॉयर्स की कोई यहाँ पर उनके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? मुझे नहीं लगता सर हमने उठे छुटे इतनी बड़ी कंपनी जो आज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स आम जनता को दे रही है, आज भारत को जो शिखर पे ये 2-3 कंपनीज लेकर गई है, उनको ऐसे बेलगाम कुछ भी कहना ये शायद गलत है। बॉम्बे के विकास में, इंडिया के विकास में आज पोर्ट्स के अंदर उनकी सराहना वर्ल्ड में हो रही है सर। अडानी ने जो पोर्ट्स बांधे, जो वर्धमान पोर्ट, अगर आप देखिए जो हिसाब से काम हो रहा है, जो हिसाब से ट्रैफिक, जो शिप का शिपमेंट जा रहे, जो इंडिया का विकास का ग्रोथ है, इसके अंदर ये 2 लोगों का इतना बड़ा हदबार है, उनको आप उठे छुटे ऐसे अनाप शनाप शब्द कहना, मैं इसके खिलाफ हूँ। मैं उनकी पैरवी अली भाई एक ही मैं सवाल पूछना चाहूंगा, क्या अदानी अंबानी नहीं होते तो क्या भारत प्रोग्रेस नहीं करता? या इसके पहले जितने इंफ्रास्ट्रक्चर हुए, क्या उसमें अदानी अंबानी नहीं होते तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े नहीं होते? यहाँ पर IIM नहीं होते, यहाँ पर IIT नहीं होते, यहाँ पर जितने भी JNPT या नवाजवा जैसे पोर्ट बने या जहां पर भी पोर्ट बने, क्या वो अदानी और अंबानी ने बनाए ने? मेरा उन पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मैं मुंबई की बात कर रहा था कि 600 एकड़ जमीन के बदले उनको 1400-1600 एकड़ जमीन जीत जाती है, तो ये मेहरबानी क्यों? मुझे उनके कैपेसिटी पर कोई सवाल उठाना नहीं है। 1400 एकड़ जमीन ये नहीं बताते क्या उनको कितने दूर, शहर से कितने दूर वो जगह दी है, जिसकी वैल्यू अगर आप तुलना में देखें तो जो आज वैल्यूएबल जगह बॉम्बे की वो लोग ने त्याग के उनको एक्सचेंज में इन लिeu ऑफ दैट लैंड, राजीव सर आप समझते हो, प्रदीप सर इज अ वेरी प्रॉपर बिजनेसमैन, अगर मैं आपका स्टूडियो BKC का लेकर आपको एक बंगलो अगर मैं शिरडी में दे दूं, उसका वैल्यू तुलना आप नहीं कर सकते। तो जो एरिया का वैल्यू, वो एरिया का वैल्यू वहां का निवासी जानता है। एनीवे, मैं उनका पैरवी, उनको डिफेंड नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि आप जब किसी को अटैक करते तो एक बात समझना चाहिए, कितने घर की रसोई, कितने घर का दारूमदार, बड़े बड़े कंपनी लोगों का दारूमदार है। ये कंपनीज अगर इतनी बड़ी, जैसा आप कह रहे हो, वो वर्ड तो मैं यूज नहीं कर सकता क्योंकि नथिंग इज प्रूवन इन द कोर्ट ऑफ लॉ। अगर ये इतना मिस अप्रोप्रिएशन होता तो आई एम श्योर इतने सारे NGOs है, ऑनरेबल कोर्ट से, all the cases have been thrown out. है, आप इतने ट्रांसपेरेंसी के दौर में बड़ा गलत काम नहीं कर सकते। Lovely, absolutely lovely. I am a big fan of Daruwala Sahab. Daruwala Sahab is a great man. Let me tell you this very frankly. In my personal opinion, he should be in the Rajya Sabha and he should be a minister in the government. That is my opinion anyway. बचा है वो भी खत्म हो जाएगा। Daruwala Sahab, thank you very much. कैबिनेट मिनिस्टर बनवाइए, वहाँ वो ठीक रहेंगे। बिल्कुल सर, उनको कैबिनेट में होना चाहिए, मानता हूँ। Thank you, Nizamuddin Sahab and Hemant Kamble Sahab. Thank you very much. Thank you. Namaskar, Jai Hind, Jai Maharashtra to all of you. Thank you very much. Vande Mataram. Vande Mataram. Vande Mataram, sir. Thank you so much. Right, so
जहां तक कि कुंभ का सवाल है साहब, हर एक को जानता है कुंभ है क्या. It's supposed to be the churning of the ocean of milk, the gods on one side, the asuras on one side and the devatas on the other, and Shivaji drinking the poison that came out first. So all I'm saying is, for God's sake, don't cut trees, don't destroy the environment. आप कुंभ मेला आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और उसमें आप पेड़ काट रहे हैं, आपको शर्म नहीं आ रही है? कर क्या रहे हैं आप लोग? Incidentally, the festival is held in Nashik when the sun and Jupiter are both in Leo, or when the sun is in Leo and Jupiter and moon are in Cancer. That's what happens. But in any event, we'll talk about that. And they say this particular Nashik Kumbh also absolutely significant. Yes. It's going to be a historic event. That's the way they claim. That's right. So this is the Godavari is the Ganga of the south, sir. Welcome. That's what they say. तो आपको एक बार फिर बता दें, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भैया तो कर लो. Please subscribe to the channel, the fastest growing channel in the country. When you click to that subscribe icon, you subscribe to the fastest growing channel of the nation, Nation Now. Nation Now. You subscribe to the fastest growing channel in the nation, as Pradeep ji says. और चलते चलते मैं फिर आपको ये बता दूं, जो लेटेस्ट खबर वो ये है, जय शाह साहब जो हैं आईसीसी के भी चेयरमैन हैं, यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के, उन्होंने बीसीसीआई को इफेक्टिवली बोला, रिक्वेस्ट करी, वो तो बोल रहे हैं मतलब, लेकिन जय शाह की रिक्वेस्ट इज एक्चुअली अ कमांड कि भैया इन दोनों से बात करो, नहीं तो आप हट जाओगे. विराट कोहली और रोहित शर्मा से बात कीजिए, उनको वापस बुलाइए टेस्ट क्रिकेट में, टेस्ट क्रिकेट टीम में, उनको बोलिए कि अपना रिटायरमेंट जो है वापस लें. उनसे ये कहा गया T20 आप ना खेलें कोई बात नहीं, लेकिन वनडे इंटरनेशनल और टेस्ट क्रिकेट आपको खेलनी पड़ेगी. और अगर तब भी नहीं माने तो हो सकता है प्रधानमंत्री मोदी जी वो खुद विराट कोहली से बात करेंगे, और हो सकता है, मुझे बहुत उम्मीद है कि वापस आ जाएंगे. आई थिंक दे विल बी बैक. दैट इज माय ओपिनियन. आई होप दे डू. As we saw yesterday, it is these old stalwarts. As long as they are the backbone of the Indian cricket team, nobody can defeat us then. Let's be very clear. There's the aura of victory when these two are around. Yes. They have created that impossible matches. They have turned it around, and they are an element of fear. The name itself is a fear element among the opposition. दुरुस्त बात है साहब. पहले सभी टीम को डर लगता था, भौकाल था भाई इनका. सीधी बात है. आज की तारीख में जो टेस्ट टीम है, वो जब उतरती है तो लगता ही नहीं कि हिंदुस्तानी टीम है, लगता है कोई स्कूल के बच्चों की टीम है. सीधी सादी बात मैं बोल रहा हूँ आपको. हो सकता है कि बहुत अच्छे प्लेयर्स हों, दे परफॉर्म वेरी वेल इन इंग्लैंड, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन भारत के अंदर जब विराट कोहली और रोहित शर्मा और मोहम्मद शामी और जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज और रविचंद्रन अश्विन उतरते थे, अरे भैया लगता था कोई टीम आ रही. और आपने इनको प्रीमेच्योरली रिटायर कर दिया. आई डोंट थिंक दैट्स अ गुड आइडिया. और गौतम गंभीर साहब को ये हिदायत दी गई है, भैया जरा तमीज में रहो. BCCI has held a meeting with both Gautam Gambhir and Ajita Garkar, and I've told them, now your personal predilections will not take precedence over the team. जो 17 महीने तक वो रहे हैं ना, अभी तक 1 या 1.5 साल जो रहे हैं, ये दोनों की जो टीम है, the Indian team has seen the maximum turnover of players, sir. There is no permanence in the team. आज इसको ले लो, परसों उसको ले लो, इसको बाहर कर दो, उसको अंदर ले लो, एंड लुक एट द बैटिंग ऑर्डर. कभी वो वॉशिंगटन थंडर नंबर 3 पे जा रहा है और उसके बाद उसको नंबर 8 पे भेज रहे हैं आप. मतलब क्या कर रहे हैं? I find it so strange. और there is no explanation for Sarfaraz Khan's omission, no explanation for Mohammad Shami's omission, no explanation for Mohammad Siraj's omission, no explanation for Ishwaran, that is Abhimanyu Ishwaran, Karan Nair. इन सबके एक्सक्लूजन के लिए क्या एक्सप्लेनेशन है? कुछ नहीं. और उमरान मलिक जो अब बिल्कुल फिट है, जम्मू एंड कश्मीर के लिए खेल रहा है, 157 किलोमीटर पर आवर, उसको आप नहीं ले रहे हैं. मतलब अजीबोगरीब मसला है. कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है साहब. नो एक्सप्लेनेशन एट ऑल. इट इज हम हमारी टीम है, हम मालिक हैं. अरे तो भाई अपना IPL फ्रेंचाइज खरीद लो ना, और जो करना है करो. Yo, this is a nation. ये तो भारत की टीम है. Indian cricket team. You That's can't right. have individual choices in all these matters. Absolutely true. And the Greg Chappell, as we say, the coach Greg Chappell, how he destroyed the Indian team. We don't want the same kind of. We don't want the same fiasco again. Same fiasco again. That's right. He destroyed the career of Saurav Ganguly. Saurav Ganguly ऐसी की तैसी करके देख ली. Right. That's all we've got for you in tonight's show. आज के शो में सिर्फ इतना ही. एक बार फिर इंडियन टीम जो है उसको congratulations, और हमारी जो अंडर 17 फुटबॉल टीम है उसको भी congratulations for reaching the finals
of the Junior Asia Football Championship, which is to be held in Saudi Arabia. They've qualified for the last 4, which is fantastic. India hasn't done it before. In 66 years, as I said, we have never defeated Iran. This time we did. Absolutely lovely. Wonderful. Wonderful, absolutely wonderful. Right, that's just about it in tonight's show. और सॉरी मैं आपके जो वो कमेंट्स थे उस पे मोतीलाल नगर के ऊपर वो मैं अभी पढ़ नहीं पाया. कल I promise I'll read them, rest of them, because hell of a lot more have come. Tremendous response. Yes. And there's only you have been able to take up this issue. They are tried everywhere, knocked all doors, none opened. एक और आपको बता दूं, सिर्फ प्रदीप जी और हम हैं, यानी नेशन नाउ है जिसने इस इशू को उठाया है. नहीं तो बाकी सब चैनल वाले इतना डरते हैं, अरे कैसे डरते हो भाई? अगर पत्रकार हो तो करो, नहीं तो कुछ और धंधा खरीद ले लो, बोलो कि भाई हम पीआर हैं, सो ऑन सो फोर्थ के क्या है उसमें? So, but in any event, as far as nation now is concerned, we'll always stand by the people because this is the real people's channel. सीधी बात है. And of course, congratulations to whosoever is managing the economy. 8.2% growth in Q2 is fantastic, and $419.9 billion export in the first 6 months of the year is out of the world. Brilliant, bloody brilliant. Well, that's it. That's all we've got for you in tonight's show. आज के शो में सिर्फ इतना ही. आप सब लोगों को प्रदीप जी और मेरी तरफ से आप सब लोगों को नमस्कार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम. वंदे मातरम. भारत माता की जय. जय हिंद. जय हिंद.